अच्छा, कैसे आप लोग? सर टीडीएस टीसीएस का चार्ट रिवीजन जनवरी 25 वालों आप लोग मांग रहे थे, तो ये है आपके लिए एक सौगात। टीडीएस टीसीएस का चार्ट रिवीजन आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। ये जो चार्ट रिवीजन ये थोड़ा सा बड़ा है, तो एक एक सेक्शन को अच्छे से देखना, अच्छे से एनालाइज करना, और इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करना है। वैल्यू ऐड कर दूंगा तो आप क्या करेंगे, दूसरों को फॉरवर्ड भी कर देंगे। यस सर, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आपके टीडीएस टीसीएस का चार्ट रिवीजन। तो यस सर, चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ टीडीएस से शुरू कर लेते हैं। बेसिक्स ऑफ टीडीएस। टीडीएस डिडक्ट कौन करता है सर? टीडीएस डिडक्टर डिडक्ट करता है, मतलब जो पे कर रहा है वही टीडीएस डिडक्ट करता है। हमारा तो मंत्र हमेशा से क्लियर रहा है, देने वाला जब भी देता देता टीडीएस काट के। कैसे याद रखोगे, जल्दी से बोलो। देने वाला जब भी देता देता टीडीएस काट के। सो एनी पर्सन हु इज अ पेयर, इसी को इस चैप्टर के अंदर में डिडक्टर भी बोला जाता है। तो ऐसा हो सकता है मैं ईयर एंड आफ्टर डिडक्टर वर्ड को यूज करूं, कई जगह पे पेयर वर्ड को यूज करूं, दोनों भी वन एंड द सेम होंगे। जिसका कट रहा है, आई मीन जिसका टीडीएस कट रहा है, उसको डिडक्टी कहा जाता है या पेई भी कहा जाता है। राइट, तो मैं अकॉर्डिंगली इंटरचेंजेबली वर्ड यूज करूंगा। यस, काय के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है? स्पेसिफिक पेमेंट। देखिए ऑलमोस्ट हर तरीके के पेमेंट टीडीएस के अंदर में कवर होते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक पेमेंट नहीं बोला है तो फिर उसके ऊपर टीडीएस नहीं होने वाला। इसीलिए स्पेसिफिक पेमेंट्स पे ही टीडीएस होता है। टीडीएस कब होता है? वैसे हर सेक्शन क्लियरली लिख के देता है, पेमेंट के टाइम पे करना है या क्रेडिट के टाइम पे करना है। ये सेक्शन खुद ही बता देता है कि टीडीएस एग्जैक्टली करना कब है। यस और नो? सो इफ टीडीएस इज डन एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, then it will be allowed as deduction, otherwise it will be disallowed। इसका मतलब क्या है? हमने पीजीबीपी पढ़ते वक्त एक सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 40A, जो कहता है अगर आप पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट नहीं करते तो ऐसे केस में अगर पेमेंट एनआर को है तो 100% डिसअलाउ, और यही पेमेंट अगर रेसिडेंट को है तो 30% डिसअलाउ। याद आ रहा है, हम लोगों ने पीजीबीपी में एडजस्टमेंट्स करी है। तो अगर मान लीजिए मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं जिसपे टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था, पर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, डिडक्शन कितना मिलेगा? 0 if it is paid to NR। डिडक्शन कितना मिलेगा? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 70%। 30% डिसअलाउ हो जाएगा इफ द पेमेंट इज मेड टू आर। क्लियर है मालिक? राइट, चलिए, सो ये था आपका बेसिक्स ऑफ टीडीएस। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं क्या टीडीएस रेट के ऊपर सरचार्ज और एचईसी भी लगता है या नहीं लगता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टीडीएस को आगे बढ़ने से पहले समझने का, कि क्या टीडीएस के रेट पे सरचार्ज और सेस भी लगता है या नहीं लगता। तो दोस्तों क्या होता है, एक बात समझिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सरचार्ज एंड सेस की एप्लीकेबिलिटी का क्या। पहले ये देखो कि आप पेमेंट किसको कर रहे हो, हु इज द डिडक्टी। सबसे पहले ये देखो आप किसको पेमेंट कर रहे हो। अगर ये पेमेंट आप किसको कर रहे हो, कंपनीज को कर रहे हो, तो इसके ऊपर सरचार्ज एचईसी कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। ना इसको कोई सरचार्ज लगाना, ना सेस लगाना, सीधा टीडीएस का जो रेट सेक्शन में दिया है वो लगाना, काम खत्म। राइट, अगर यहाँ पे एनी अदर एसएससी है, आप किसी और एसएससी को दे रहे हो हु इज रेसिडेंट, तो अगर आप पेमेंट रेसिडेंट को दे रहे हो, रेसिडेंट कंपनी को दे रहे हो, टीडीएस रेट के अलावा कुछ नहीं लगाना। अगर आप पेमेंट रेसिडेंट को दे रहे हो और ये पेमेंट सैलरी का पेमेंट है, काय का पेमेंट है दोस्त? सैलरी का पेमेंट है, तो ही सरचार्ज एंड सेस लगेगा। सैलरी के अलावा किसी चीज पे सरचार्ज एंड सेस नहीं लगने वाला। तो अगेन कम ऑन, विजय अगर पेमेंट कर रहा है, रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है, विजय सबसे पहले ये देखेगा कि जिसको पे कर रहा है वो है कौन। अगर जिसको पे कर रहा है वो एम्प्लॉय नहीं है, उसको सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो किसी भी पेमेंट के ऊपर सरचार्ज और सेस लगाने की जरूरत नहीं है। जिसको पे कर रहा है वो अदर देन एम्प्लॉय है, तो वैसे ही आपको सरचार्ज और सेस नहीं लगाना। अगर मैं इस सबको एक शब्द में कहूं तो सिर्फ सैलरी के ऊपर सरचार्ज एंड सेस आएगा, सैलरी के पेमेंट पे टीडीएस करते वक्त सरचार्ज एंड सेस आएगा, अदरवाइज किसी के ऊपर आने वाला नहीं है। हालांकि दिस इज नॉट द सेम केस इन केस ऑफ एनआर। जब आप एनआर को पेमेंट कर रहे हैं, बात समझिएगा, जब आप एनआर को पेमेंट कर रहे हैं तो सरचार्ज और सेस मैंडेटरी है इफ एनी। तो सरचार्ज इफ एनी एप्लीकेबल है तो वो मैंडेटरी है, एचईसी मैंडेटरी है। तो एनआर को पेमेंट करते वक्त हमेशा सरचार्ज एंड एचईसी आएगा एज मे बी एप्लीकेबल, लेकिन आर को पे करते वक्त सिर्फ सैलरी के टाइम पे सरचार्ज एंड एचईसी आएगा, बाकी किसी पे नहीं आने वाला। यस और नो? यस, एट एप्लीकेबल रेट। अच्छा, यहाँ पे एचईसी इज ऑल्सो मैंडेटरी है ना, यहाँ पे एक वर्ड आप और ऐड कर सकते हैं, एचईसी इज ऑल्सो मैंडेटरी। ठीक है मालिक? अब एक और सवाल उठता है कि क्या जीएसटी एस्पेक्ट का क्या होता है, जीएसटी एस्पेक्ट किस तरीके से होता है। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट माय फ्रेंड्स, जीएसटी अगर बिल में सेपरेटली शो किया गया है तो TDS has to be deducted on the amount excluding GST। TDS has to be deducted on the amount excluding GST। पर अगर GST separately show नहीं किया गया है, you have to make the TDS on the whole amount। You have to make the TDS on the whole amount। और यहाँ पे GST का मतलब हर तरीके का GST, सेंट्रल से लेके UT GST तक के सब इंक्लूड हो गया। यस, चेक।
चलिए, फर्स्ट ऑफ द सेक्शन आता है दैट इज 10 नंबर। टीडीएस अगर कोई भी डिडक्ट करना चाहता है, डिडक्टर हैज टू गेट अ 10 नंबर। ये 10 नंबर उसको कहां से लेना है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दैट इज एनएसडीएल से लेना है। ये जो 10 नंबर है ये हर चालान, हर सर्टिफिकेट और हर तरह के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होना चाहिए। हालांकि 4 सेक्शन से 5 सेक्शन में टीडीएस करने के लिए आपके पास 10 नंबर होने की जरूरत नहीं है। आपके पास 10 नंबर नहीं है तो भी इन सेक्शन में टीडीएस हो सकेगा। सो एवरी पर्सन डिडक्टिंग और कलेक्टिंग must have a 10 number. 10 number is important for all challan, all certificate and all statement. TDS can be deducted in following section even if there is no 10. तो भैया 10 नहीं है तो भी यहाँ पे आप TDS डिडक्ट कर पाओगे। कौन कौन सा सेक्शन है सर? पहला 194I, 194IB, 194Q, 194M और 194S। इन सेक्शन में TDS डिडक्ट करने के लिए आपके पास 10 नहीं भी होगा तो भी आप टैक्स डिडक्ट कर पाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट सो रेलेवेंट क्वेश्चन, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। अब इस पूरे सेक्शन में आपके लिए इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट क्या बनता है? ये इन सेक्शन में अगर 10 नहीं भी है तो भी टीडीएस डिडक्ट हो पाएगा। ये शायद एमसीक्यू बेसिस पे पूछा जा सकता है, अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंट नहीं बनता। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं 206AA। अब ये 206AA क्या है? देखिए, जिसका भी टीडीएस डिडक्ट होने वाला होता है दैट इज डिडक्टी। डिडक्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या प्रोवाइड करे, दैट इज डिडक्टर को क्या प्रोवाइड करे, उसका पैन नंबर प्रोवाइड करे। अगर डिडक्टी डिड नॉट प्रोवाइड द पैन नंबर, इफ द डिडक्टी डू नॉट प्रोवाइड द पैन नंबर, द टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट हायर रेट, the rate in force, the rate in act or 20%, the rate in force, the rate in act or 20%, whichever is higher. So किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डिडक्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिडक्टर को क्या प्रोवाइड करे? पैन प्रोवाइड करे। ऐसा न करने पे डिडक्टर शैल डिडक्ट द टीडीएस एट हायर रेट, रेट इन फोर्स, रेट इन एक्ट और 20% के हिसाब से। हालांकि जनरली हायर रेट जो है वो 20% है, लेकिन 194Q और 194 ओ के लिए द हाईएस्ट रेट इज 5%। सो 194O एंड 194Q के लिए जो मैक्सिमम रेट बनता है वो बनता है 5% का। यस और नो? अब आते हैं दूसरी बात पे। वन ऑफ द सबसेक्शन कहता है अगर मान लीजिए पैन जो आपने प्रोवाइड किया है, दैट इज डिडक्टी ने जो पैन प्रोवाइड किया है, अगर वो इनवैलिड है या करेक्ट नहीं है या वो उसको बिलोंग कर नहीं करता, तो ऐसा माना जाएगा दैट डिडक्टी हैज नॉट प्रोवाइडेड द पैन and these higher rate of taxation will be applicable. So if the PAN provided is not correct or does not belong to the deductee, the TDS will be deducted as the above rate. What are the above rate? The rate in act, the rate in force or 20%. हालांकि दो सेक्शन के लिए हाईएस्ट रेट इज 5% इंस्टेड ऑफ 20%। कौन से दो सेक्शन? 194O एंड 194Q। प्लीज चेक इट। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है ये एक्चुअली पेनलाइज करने के लिए लाया है ऐसे लोगों को जो आईटीआर नहीं भरते। यस, अगर मान लीजिए ये सेक्शन कब एप्लीकेबल है? ये सेक्शन दो कंडीशन सेटिस्फाई होने पे एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर पहला, अगर डिडक्टी ने लास्ट ईयर रिटर्न नहीं भरा है, करंट ईयर में नहीं, लास्ट ईयर में, प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में रिटर्न अगर नहीं भरा है एंड लास्ट ईयर में उसकी टीडीएस टीसीएस रिस्पॉन्सिबिलिटी 50,000 या उससे ज्यादा है, ऐसे केस में करंट ईयर में जो पेमेंट किया जाएगा डिडक्टी को वो हायर रेट ऑफ टीडीएस पे डिडक्ट किया जाएगा। चलिए वापस से, सेक्शन कब एप्लीकेबल है? सेक्शन दो कंडीशन सेटिस्फाई होने पे एप्लीकेबल है और दोनों सेक्शन रेलेवेंट है। पहला कंडीशन क्या है? डिडक्टी ने लास्ट ईयर का रिटर्न नहीं भरना है। दूसरा कंडीशन क्या है? लास्ट ईयर में उसकी टीडीएस टीसीएस रिस्पॉन्सिबिलिटी 50,000 या उससे ज्यादा की थी, या टीडीएस टीसीएस डिडक्टेड 50,000 या उससे ज्यादा का था। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, करंट ईयर में जब भी मैं कोई पेमेंट करूंगा उस डिडक्टी को, उस केस में टीडीएस जो होगा वो हायर रेट पे होगा। अब आप पूछेंगे सर वो हायर रेट मतलब क्या है? बेटा हायर रेट का मतलब है ट्वाइस द रेट इन एक्ट, एक्ट में जो लिखा है उससे डबल, ट्वाइस द रेट इन फोर्स, जितना रेट ऑफ फोर्स चालू होगा उससे भी डबल, या फिर 5%। ट्वाइस द रेट इन एक्ट, ट्वाइस द रेट इन फोर्स और 5%। यस, तो सेक्शन कब एप्लीकेबल है? सेक्शन तब एप्लीकेबल है व्हेन डिडक्टी हैज नॉट फाइल्ड द आरओआई फॉर द प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, लास्ट ईयर के लिए। एंड यहां पे क्या लिखा है बेटा? एंड लिखा है, एंड टीडीएस टीसीएस इन दैट ईयर इज 50,000 और मोर। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो करंट ईयर में जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो हायर रेट पे डिडक्ट होगा, दैट इज ट्वाइस द रेट इन एक्ट, ट्वाइस द रेट इन फोर्स और 5%। हालांकि ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कुछ केसेस में भले ही उसने लास्ट ईयर में रिटर्न नहीं भरा हो, करंट लास्ट ईयर में 50,000 से भी ज्यादा टीडीएस जा रहा हो, तो भी जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो नॉर्मल रेट पे ही डिडक्ट होगा। तो टीडीएस डिडक्ट होगा वो नॉर्मल रेट पे ही डिडक्ट होगा। मतलब इन सेक्शंस के लिए ये जो लिस्ट दी है, इन सेक्शंस के लिए सेक्शन 206A भी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इन सेक्शंस के अंदर में टीडीएस जो होगा वो नॉर्मल रेट पे ही डिडक्ट किया जाएगा। यस और नो? चेक कीजिए। डन। फर्दर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा
एनआर हु डज नॉट हैव अ पीई इन इंडिया, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जिसका पीई इंडिया में नहीं है, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, या फिर वो पर्सन रिटर्न फाइल करने के लिए लाइबल ही नहीं है, तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो मान लीजिए लास्ट ईयर में अगर वो रिटर्न फाइल करने के लिए लाइबल ही नहीं था, तो ऐसे केस में ये सेक्शन फिर एप्लीकेबल नहीं होगा करंट ईयर के अंदर में। यस और नो, राइट। अब कई बार ऐसा होता है कि जिसका आप टीडीएस कट कर रहे हो उसने लास्ट ईयर में रिटर्न तो भरा ही नहीं है, साथ साथ में करंट ईयर में पैन भी प्रोवाइड नहीं किया। आप तो जानते हैं अगर सामने वाले ने पैन प्रोवाइड नहीं किया तो सेक्शन 206AA एप्लीकेबल हो जाता है। तो मान लीजिए मैं जिसको पेमेंट कर रहा हूं ना तो उसने मुझे पैन प्रोवाइड किया और ना ही उसने पिछले साल का रिटर्न भरा था। अब 206AA और 206AB दोनों एक साथ अप्लाई कर गए, अरे बोलो ना हाँ, यस, 206AA एंड 206AB दोनों एक साथ अप्लाई कर गए। लॉ कहता है अगर 206AA एंड 206AB दोनों एक साथ अप्लाई कर जाते हैं तो ऐसे केस में टीडीएस जो होगा वो हाईएस्ट रेट पे डिडक्ट होगा, ईदर गिवन इन सेक्शन 206AA और 206AB, मतलब 206AA या 206AB दोनों में से जो भी हायर होगा उस रेट पे टीडीएस क्या होगा, डिडक्ट होगा। So if 206AA and 206AB both applied, then TDS has to be deducted at higher rate given in both the section. Higher rate given in both the section. Check कीजिएगा सर। चलिए नेक्स्ट सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 198। सेक्शन 198 क्या कहता है, ऑल सम डिडक्टेड इज कंसिडर्ड एज इनकम रिसीव्ड। अब इसका मीनिंग क्या होता है, बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग है। मान लीजिए आपको 100 रुपए रिसीव होने वाले थे, राइट। आपको कितने रुपए रिसीव होने वाले थे, 100 रुपए रिसीव होने वाले थे। इसमें से 10 रुपए का टीडीएस कट गया और आपको कितने रिसीव हुए, एक्चुअली 90 रिसीव हुए। लेकिन आप जब अपनी इनकम शो करते रहेंगे ना दोस्त, आपको अपनी पूरी इनकम 100 रुपीज शो करनी होगी। तो जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसे भी इनिशियली हेड कंप्यूट करते वक्त, हेड वाइज इनकम कंप्यूट करते वक्त आप इसे इनकम मानेंगे। एंड ये जो टीडीएस कटा है ना, आप इसका टीडीएस क्रेडिट लेंगे व्हाइल पेइंग द टैक्स। तो टैक्स में से टीडीएस क्रेडिट ले लो, लेकिन जब आप अपनी इनकम कंप्यूट करते रहेंगे किसी हेड में तो आपको इसे ग्रॉस अप शो करना पड़ेगा। तो जो आप अपनी इनकम को ग्रॉस अप शो करते हैं ना, वो सेक्शन 198 के कारण होता है। अब मैं आपको बताता हूं इंस्टीट्यूट इसे किस तरीके से पूछ रहा है। इंस्टीट्यूट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लेट से कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनकम देगा। लेट से वो कहेगा कि पर्टिकुलर इनकम 5000 रुपीज है ना, और नीचे लिख देगा टीडीएस डिडक्टेड 1500 रुपीज। अब आपको क्या करना है, पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त अगर ये इनकम इस हेड में नहीं है तो आपको 5000 रुपीज माइनस करने हैं। आप जब भी कोई रिलेवेंट हेड में जाएंगे, लेट से आईएफओएस में गए, तो आईएफओएस में जब आप जाएंगे तब आपको आपकी इनकम कितनी शो करनी है, 5000 जो पीजीबीपी में रिकॉर्ड हुई थी वो, प्लस 1500 बिकॉज टीडीएस डिडक्टेड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनकम रिसीव्ड। तो टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त सेक्शन 198 का एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने वाले। अच्छा, एक तीसरा एडजस्टमेंट भी है, लेकिन एक वादा करना होगा कि आप चाय जरूर पिलाएंगे अपने शहर की मुझे, मैं जब भी आपके शहर में आऊंगा। तो सर चलिए मानता हूं कि जरूर जब भी आपके शहर में आऊंगा आप चाय जरूर पिलाएंगे। तो सर तीसरा एडजस्टमेंट क्या है, तीसरा एडजस्टमेंट ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम कहता है कि यू हैव टू डिडक्ट द टैक्स, राइट, या यू हैव टू कैलकुलेट द टैक्स, तो ये जो 1500 रुपए है ना, 1500 रुपीज जो आपने यहाँ पे इनकम माना है, आप उसका वहां पे क्रेडिट ले लीजिए। तो चलिए एक बार रिवाइज कीजिए, सेक्शन 198 को 3 एडजस्टमेंट मिलेंगे। पीजीबीपी में क्या लिखा होगा, 5000 रुपीज इनकम लिखी होगी, सपोज वो आईएफओएस में टैक्सेबल होने वाली है, और ब्रैकेट में लिखा होगा 1500 इज टैक्स डिडक्टेड, बराबर है। पीजीबीपी लेस करते वक्त आप 5000 ही लेस करेंगे, आईएफओएस में टैक्स करते वक्त आप 6500 टैक्स करेंगे, और टैक्स फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालते वक्त आप 1500 माइनस करेंगे। ये होगा इसका पूरा एडजस्टमेंट। यस, सो ऑल सम डिडक्टेड शैल डीम टू बी इनकम रिसीव्ड, ऑल सम डिडक्टेड शैल डीम टू बी इनकम रिसीव्ड। हालांकि सेक्शन 192 1A एंड 194 N के लिए इसे इनकम नहीं माना जाता, जो नेक्स्ट लाइन के अंदर में लिखा हुआ है। तो 192 1A और सेक्शन 194 N के लिए टैक्स डिडक्टेड इज नॉट कंसिडर्ड एज इनकम रिसीव्ड, क्योंकि मान लीजिए अगर बैंक टीडीएस डिडक्ट कर रहा है और सामने वाले पर्सन के लिए ये अगर उसी का डिपॉजिट है, तो अगेन उसे इनकम मान लेना, ये उसका डबल इनकम कंसिडर हो जाता था। तो सेक्शन 194 N के लिए और 192 1A के लिए इसे इनकम रिसीव्ड नहीं माना जाता। चेक कीजिए। यस सर।
अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, सेक्शन है 197। अगेन एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला, बट इतना थियरी है इस चैप्टर के अंदर में कि कोई कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए सेक्शन के बारे में भी सुन लीजिए। अगर किसी को लग रहा है कि उसका टीडीएस डिडक्ट हायर रेट पे हुआ है या उसका टीडीएस डिडक्ट ही नहीं होना चाहिए, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए सर? ऐसे केस में आपको एओ के पास जाना होगा, एओ के पास एक एप्लीकेशन लेनी होगी और एओ के पास एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा फॉर लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन। सेक्शन 197 इसका परमिशन देता है कि अगर एसएससी को ऐसा लगता है कि टीडीएस डिडक्ट नहीं होना चाहिए या लोअर रेट पर डिडक्ट होना चाहिए, तो वो एओ के पास जाएगा, एओ से एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेगा। अगर डिडक्टर को ऐसा कोई सर्टिफिकेट मिला है, डिडक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, टीडीएस जो है उस रेट पर डिडक्ट करे जो सर्टिफिकेट में लिखा है, या टीडीएस डिडक्ट ही ना करे जब तक के सर्टिफिकेट मेंशन कर देता है तब तक के। So where the TDS is required to be deducted and AO is satisfied that the income of recipient justifies the deduction at lower rate or no deduction of income tax, the AO shall on application made by SSC, आपको इस चीज के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा, give him such certificate as may be appropriate. Upon receipt of such certificate, the payer shall, until such certificate is cancelled by the AO, deduct TDS at the rate specified in such certificate. Yes. चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 203। अब अगर किसी का काटोगे तो उसे बताना भी तो पड़ेगा तुम्हें काटा है। नहीं, आप गलत जा रहे हैं, थोड़ा सा सही जाने की जरूरत है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति टीडीएस डिडक्ट करता है, द डिडक्टर हैज टू इशू द टीडीएस सर्टिफिकेट। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग आज के टाइम पे रियलिस्टिकली ऐसा कोई सर्टिफिकेट इशू होता नहीं है। ये सर्टिफिकेट बोला जाता है कि आपको करना चाहिए। हालांकि ये ऑनलाइन 26AS के थ्रू आपको मिल जाता है, या फिर टीडीएस प्रोसेसिंग वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, टीडीएस सीपीसी के थ्रू भी आपको ये मिल जाएगा, राइट। अब लॉ क्या कहता है? लॉ सेक्शन 203 के तहत कहता है द डिडक्टर शेल विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न सबमिट करने के 15 ही दिन के अंदर में, वापस से सुनिए, टीडीएस रिटर्न सबमिट करने के 15 ही दिन के अंदर में आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कर देना चाहिए। तो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की डेट क्या बन जाती है? 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी, 15 जून। अब जिन जिन लोगों को ये सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, ये एक प्रूफ होता है कि हाँ यार टीडीएस डिडक्ट हुआ है। इनफैक्ट एम्प्लॉयर को भी, एम्प्लॉय को ये सर्टिफिकेट एनुअली इशू करना पड़ता है। यस, एग्जाम में आज तक नहीं पूछा और बिल्कुल नहीं पूछने वाला, टेंशन ही मत लेना। So deductor shall within 15 days from the date of submission of TDS return shall furnish to the payee a TDS certificate. Employer को भी annually कैसे देना पड़ता है? बोलो जल्दी से। annually ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है। बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं। मैं आपको चार्ट में देखिए जिस तरीके से घुमा रहा हूं, आप प्लीज उस तरीके से घूमते रहिए। थोड़ा चीजें आगे पीछे हो सकती है, या फिर हो सकता है जो प्रेजेंटेशन हो ये थोड़ा सा चेंज हो जाए, हालांकि कंटेंट आपका चेंज नहीं होने वाला। हम चार्ट के अंदर में बहुत रेगुलर अपडेट्स लाते रहते हैं, तो हो सकता है आपको फॉन्ट साइज या कुछ सेक्शन आगे पीछे, चार्ट इधर उधर मिल जाए, दैट्स कंप्लीटली ओके। तुमने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना, राइट। अब आता है इंपॉर्टेंट फॉर्म्स एंड डेट्स, सेक्शन 200 के ऊपर। अब देखिए टीडीएस जो है ये आपने डिडक्ट तो कर लिया, डिडक्टर ने डिडक्टी का टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया। अब ये डिडक्शन जो आपने किया है ये गवर्नमेंट तक के भी पहुंचाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट तक के पहुंचाने की डेट क्या है? तो देखिए अप्रैल से फरवरी तक के आपने कभी भी टीडीएस डिडक्ट किया, फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेके फरवरी तक के आपने कभी भी टीडीएस डिडक्ट किया, आपको अगले महीने की पहले 7 तारीख तक के वहां पे पहुंचाना है। तो 7th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, राइट। सो लेट्स से आपने अप्रैल में डिडक्ट किया, 7 मई तक के आपको पहुंचाना है टीडीएस। लेकिन अगर आप मार्च के मंथ में टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो आपको 30 अप्रैल तक के पहुंचाना है। तो मार्च के केस में 7 अप्रैल नहीं होगा, मार्च के केस में एक एक्सटेंडेड डेट दी गई है, दैट इज 30 अप्रैल। यस और नो? चलिए बढ़ते हैं आगे। टीडीएस रिटर्न की बात कर लेते हैं। टीडीएस किसकी बात कर लेते हैं? रिटर्न की बात कर लेते हैं। टीडीएस रिटर्न कौन से फॉर्म में होते हैं सर? टीडीएस रिटर्न होते हैं 24Q, 26Q, 27, 26QB। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म है, लेकिन ये 4 ही याद रखो, आपके लिए रिलेवेंट इतने ही है। 24Q किसके लिए है सर? सैलरी के लिए है। 24Q किसके लिए है? अदर देन सैलरी के लिए है। 27 किसके लिए है? नॉन रेसिडेंट के लिए है। एंड 26Q भी किसके लिए है?
इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन, 24Q इज फॉर सैलरी, 26Q इज फॉर अदर देन सैलरी, 27 इज फॉर नॉन रेसिडेंट, 26QB इज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। हालांकि इसके अलावा और भी रिटर्न है, आपको एग्जाम पढ़ने से इतने ही याद रखने, इसके अलावा याद नहीं रखने। अब टीडीएस के जो रिटर्न भरे जाते हैं दोस्त, ये क्वार्टरली भरे जाते हैं। टीडीएस के जो रिटर्न है ये कैसे भरे जाते हैं, क्वार्टरली भरे जाते हैं, और क्वार्टर खत्म होते ही 31st डे के अंदर में इसे भरना होता है। तो क्वार्टर एंडिंग जून आपको कब तक देना है, 31 जुलाई। क्वार्टर एंडिंग सितंबर आपको कब तक देना है, 31 अक्टूबर। क्वार्टर एंडिंग दिसंबर आपको कब तक देना है, 31 जनवरी। एंड क्वार्टर एंडिंग मार्च आपको अपना रिटर्न कब तक के भरना है, 31 मई तक के भर देना है। इसके आगे एक और चीज आती है, कौन सा फॉर्म सबमिट करना है डिडक्टर द्वारा। तो सैलरी के लिए 24Q, अदर देन सैलरी के लिए 26Q, एनआर के लिए 27 एंड लैंड से रिलेटेड 26QB आपको क्या करना है, सबमिट करना है। साथ साथ में आप जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, मतलब डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो गई, डिडक्टर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई पेमेंट कर अगले महीने की पहली 7 तारीख तक, या मार्च के केस में 30 अप्रैल तक। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, टीडीएस का रिटर्न सबमिट कर कि तूने कितनों का काटा है, आई मीन टू से कि तूने कितनों का टीडीएस डिडक्ट किया है, इसका रिटर्न भर। तीसरा, जिसका टीडीएस काटा है उसको भी टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कर। अब ये जो टीडीएस सर्टिफिकेट होते हैं ये 3 फॉर्म के अंदर में होते हैं, 16, 16A, 16B। हालांकि इसके अलावा भी होते हैं, आपने 3 ही याद रखने हैं। 16 इज फॉर सैलरी। अगर मैंने किसी का टीडीएस डिडक्ट किया है तो टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 16 में होता है। तो आपके घर पे अगर कोई जॉब पे होगा तो देखना उसका फॉर्म 16 आता होगा। अदर देन सैलरी है तो फॉर्म 16A इशू होता है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 16B इशू किया जाता है, राइट। जनरली टीडीएस सर्टिफिकेट कब तक के इशू करते, विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टीडीएस रिटर्न। विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टीडीएस रिटर्न। तो टीडीएस रिटर्न की जो भी ड्यू डेट है इसमें सीधे 15 दिन ऐड कर दीजिए, आपको टीडीएस सर्टिफिकेट की डेट मिल जाएगी। यस और नो। तो इस डेट से आपको 15 दिन क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। क्लियर है मालिक। तो आपकी एज अ डिडक्टर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। पहला, पेमेंट करना। दूसरा, सेक्शन 200 कहता है कि मुझे रिटर्न भी भरना है। तीसरा, मुझे टीडीएस सर्टिफिकेट इशू भी करने हैं। सेक्शन 200 मेरे पे ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालता है। चेक करिए साहब। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 200A, जो बात करता है रिटर्न भरने के बाद रिटर्न के प्रोसेसिंग की। अगर आपने रिटर्न भर दिया, इस रिटर्न का होता क्या है कभी सोचा है, यही बात लिखी है सेक्शन 200A में। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंट सेक्शन नहीं है। सेक्शन क्या बोलता है, जब भी आप टीडीएस का रिटर्न सबमिट करेंगे, ये रिटर्न जाएगा और इसमें 2 तरीके के एडजस्टमेंट सिस्टम करेगा। ये सिस्टम क्या है, ट्रेसेस, टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम, ट्रेसेस की वेबसाइट। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अगर आर्टिकलशिप की है तो उन्हें ये वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो सर क्या होगा, जैसे ही आप अपना रिटर्न अपलोड करते हैं ट्रेसेस की वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पे क्या होता है, इसके बाद इसका अर्थमेटिकल एरर एंड इनकरेक्ट क्लेम, यानी ये रिटर्न को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और अर्थमेटिकल एरर या इनकरेक्ट क्लेम इफ एनी इन द रिटर्न, उसे क्या किया जाता है, सुधारा जाता है। एंड फाइनली आपका टीडीएस पेबल, इंटरेस्ट पेबल और फीस डिटरमाइन की जाती है। So TDS return shall be processed to include any sum deductible shall be computed after making into following account arithmetical error and incorrect claim। तो आपका जो TDS TCS पेबल है उसके 2 चीज की जाती है, अर्थमेटिकल एरर एंड इनकरेक्ट क्लेम निकाला जाता है, एंड इसके बाद आपका सम पेबल डिटरमाइन होता है। इंटरेस्ट और फीस इफ एनी डिटरमाइन किया जाता है, या फिर आपको कोई रिफंड आने वाला होगा तो वो डिटरमाइन किया जाता है, और आपको अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। और जो भी इशू किया जाएगा, या तो अमाउंट पेबल आएगा या अमाउंट रिफंड आएगा, इसके लिए आपको क्या इशू होगा, इंटीमेशन। एक इंटीमेशन इशू किया जाता है विद इन ड्यू टाइम, दैट इज 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर में आपको क्या किया जाता है, एक इंटीमेशन इशू किया जाता है ऑफ द सम पेबल और द रिफंड ड्यू। आर यू गेटिंग द पॉइंट। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, 234E फीस के ऊपर। अगर मान लीजिए आपने टीडीएस का रिटर्न सबमिट नहीं किया, टीडीएस का रिटर्न सबमिट नहीं किया, तो आपको फीस लगेगी, दैट इज फॉर 200 रुपीज एवरी डे। तो अगर आपने टीडीएस का रिटर्न सबमिट नहीं किया तो आपको फीस लगेगी 200 रुपीज फॉर एवरी डे। तो यहां से आई थिंक आपको क्लैरिटी आ गई होगी। पहले टीडीएस का रिटर्न बना था, टीडीएस का रिटर्न नहीं बना, 200 फॉर एवरी डे। मान लो टीडीएस ही डिडक्ट नहीं किया, इंटरेस्ट आएगा, पेनल्टी आएगा। होप इट इज क्लियर, राइट। चेक।
चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो क्या होगा। आपने एक बात देखी, अभी तक की मैंने टीडीएस पढ़ाना शुरू ही नहीं किया। मैं सिर्फ टीडीएस से रिलेटेड जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आपको कराए जा रहा हूं, ताकि आपको क्या हो जाए, ये जो थ्योरी क्वेश्चन तुम टीडीएस में छोड़ के चले जाते हो ना, मैं उसको आपको सबसे पहले चार्ट के थ्रू कंप्लीट करवा रहा हूं। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम टीडीएस में करते क्या हो। पता है, टीडीएस के अंदर में सिर्फ सेक्शन जाते हो, उसकी लिमिट पढ़ते हो, उसका परसेंटेज पढ़ते हो, दैट्स इट। पर ब्रो टीडीएस में सिर्फ इतना नहीं है, टीडीएस में बहुत कुछ है और ये बहुत लेंदी टॉपिक बन जाता है, और इसीलिए आपको ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस पढ़ने होते हैं। चलिए अब तक तो हम बात कर रहे थे कि भैया टीडीएस किसको डिडक्ट करना है, टीडीएस नहीं डिडक्ट किया तो क्या, सामने वाले ने पैन नहीं दिया तो क्या, रिटर्न नहीं भरा तो क्या, ब्ला 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 ब्ला। अब अगर आपने मान लीजिए टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, या आपने टीडीएस का जो रिटर्न है ये टाइम पे नहीं भरा, तो ऐसे केस में क्या इंटरेस्ट लगेगा, क्या पेनल्टी लगेगी, इस बारे में एक छोटा सा टेबल है, ये टेबल को फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं। यस, तो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने टीडीएस डिडक्ट किया ही नहीं, या टीडीएस डिडक्ट तो किया पर पे ही नहीं किया, तो क्या करेंगे। ऐसे केस में इंटरेस्ट कितना लगने वाला है। तो सेक्शन कहता है आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 1% के हिसाब से फ्रॉम द डेट टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल डिडक्शन। जिस दिन से टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था से लेके जिस दिन तक के आपने एक्चुअली डिडक्ट किया, वहां तक का आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1% लगेगा फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। यस और नो। और इसके बाद आपको लगेगा 1.5% पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। तो जहां से डिडक्ट करना चाहिए था से लेकर के जहां तक डिडक्ट किया वहां तक का इंटरेस्ट लगेगा 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। जहां से डिडक्ट किया से लेकर के जहां एक्चुअली पे किया वहां का इंटरेस्ट लगेगा 1.5% पर मंथ। इसके साथ साथ कुछ पेनल्टीज भी है, ये पेनल्टीज भी देख लीजिए। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया ही नहीं तो इसके अलावा आपको पेनल्टी लग सकती है सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टीडीएस, और ये पेनल्टी जेसीआईटी लगाएगा। अगर आपने टीडीएस का रिटर्न सबमिट नहीं किया तो 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है एओ द्वारा। ये अपार्ट फ्रॉम फीस है, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट है, ये पेनल्टी की बात कर रहे हैं। फीस अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, राइट। अगर आपने टीडीएस सर्टिफिकेट इशू नहीं किया, ₹100 फॉर एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट लग सकता है। तो यहाँ पे 3 चीजें होनी है। मान लो आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, 3 चीजें हो जाएगी। पहला फीस लगेगा, दूसरा इंटरेस्ट लगेगा, तीसरा पेनल्टी लगेगा। ये तीनों अलग अलग चीज है। पहले हमने इंटरेस्ट की बात करी, अब हम पेनल्टी की बात कर रहे हैं, और इसके बाद हम फीस की बात करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट। एक बार इसे भी चेक कर लीजिए। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे पार्ट में क्या याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कुछ याद रखना है तो वो है ये टीडीएस जहां से लेकर के जहां तक के जहां डिडक्ट होना चाहिए था से लेकर के जहां तक एक्चुअली डिडक्ट किया 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। जहां से डिडक्ट किया से लेकर के जब एक्चुअली पे किया 1.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट आना चाहिए। क्लियर है मालिक, चेक कर लो एक बार फिर से। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 201। अब ये सेक्शन भी अगेन थ्योरी वाला पार्ट है और बिल्कुल नहीं पूछा जाता। क्या है इस सेक्शन के अंदर में। सेक्शन कहता है कि आपको अगर टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, पर अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, असेसी को माना जाएगा असेसी इन डिफॉल्ट। सो असेसी विल बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट इफ he assessee shall be assessee in default, he shall be liable to pay interest under section 220 and 221। तो अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या टीडीएस पे नहीं किया, आपको असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा और सेक्शन 220 के तहत इंटरेस्ट भरना पड़ेगा और 221 के तहत पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। हालांकि डिडक्टर को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जनरली अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, डिडक्टर विल नॉट बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट। कौन सी कंडीशन है। पहला, ही हैज फर्निश्ड द आरओआई, उसने रिटर्न फर्निश किया है। ही हैज टेकन इनटू अकाउंट सच सम फॉर कंप्यूटिंग इनकम इन सच आरओआई, उसने क्या किया हो, इस इनकम को कंसिडर किया हो while computing his income, and he has paid the tax due on the income declared by him in such ROI, और रिटर्न में उसने ये इनकम भी शो कर दी हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, इसको थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझते हैं। मान लीजिए डिडक्टर ने अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो उसे क्या माना जाता है, असेसी इन डिफॉल्ट माना जाता है और उसको 220 221 की इंटरेस्ट लगती है एंड पेनल्टी लगती है, करेक्ट है। लेकिन डिडक्टर को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। कब। सिचुएशन नंबर 1, अगर डिडक्टी हैज फर्निश्ड द रिटर्न, तो ये रिटर्न किसने फर्निश करना है, डिडक्टी हैज फर्निश्ड द रिटर्न, डिडक्टी ने अपना रिटर्न भरा है। उसने रिटर्न भरते वक्त
टेकन इनटू अकाउंट सच इनकम, इस इनकम को भी उसने क्या किया है, कंसिडर किया है अपने रिटर्न के अंदर में, और डिडक्टी ने इसके ऊपर क्या पे किया है, टैक्स पे किया है। और इस चीज का एक सर्टिफिकेट आप ऑब्टेन कर लेते हैं फ्रॉम एन अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेते हैं कि हाँ डिडक्टी ने इसे इनकम माना है, डिडक्टी ने इसके ऊपर टैक्स भी भर दिया है, और ऐसा एक सर्टिफिकेट आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से ले लेते हैं, तो डिडक्टर विल नॉट बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट। अगर डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट नहीं करता या पे नहीं करता, उसे असेसी इन डिफॉल्ट मान के 220 221 का इंटरेस्ट लगाया जाता है। लेकिन अगर डिडक्टी रिटर्न भर देता है, उसे इनकम कंसिडर कर लेता है, उस पर रेलेवेंट टैक्स पे कर देता है, और ऐसा एक सर्टिफिकेट सीए से ऑब्टेन कर लेता है, तो फिर उसे असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाता। किसको, डिडक्टर को नहीं माना जाता, अगर कंप्लायंस डिडक्टी कर देता है तो। चेक। चलिए, अब प्रोविजंस खत्म हुई और अब हम चलते हैं स्पेसिफिक सेक्शंस के ऊपर, जहां पे आपको लिमिट्स, परसेंटेज एंड रेट बताएंगे। सबसे पहले दो सेक्शन का कॉम्बिनेशन कर देते हैं। ओल्ड चार्ट्स के अंदर में अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर में हम लोगों ने इसको अलग अलग लिखा हुआ है, हालांकि आप एक साथ लिखे, अलग लिखे, पढ़ा आपको एक साथ ही है, राइट। अगर कोई भी विनिंग करता है, काय की विनिंग, कैजुअल विनिंग दैट इज लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल एटसेट्रा, या फिर हॉर्स रेस की विनिंग करता है और विनिंग का अमाउंट 10,000 के ऊपर जाता है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 30%। यस, सो एनी पर्सन, वो किसी रेसिडेंट को पे कर रहा है या नॉन रेसिडेंट को पे कर रहा है, वो रेसिडेंट को पे कर रहा है या नॉन रेसिडेंट को पे कर रहा है, यस, इफ द विनिंग एक्सीड ₹10,000 पर विनिंग, तो ऐसे केस में 30% का टीडीएस आएगा, और ये टीडीएस आपको करना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कई बार जो विनिंग होती है वो काइंड में होती है। अगर विनिंग काइंड में हुई तो आप पहले उससे अमाउंट कलेक्ट करेंगे विनिंग की, और फिर ही उसको क्या देंगे, विनिंग प्रोवाइड करेंगे। ये दो सेक्शन हमारे कंप्लीट हुए, 194B एंड 194BB। सिमिलर बातें लिखी थी, 194B में कैजुअल विनिंग की बात लिखी है, वेराज 194BB में हॉर्स रेस विनिंग की बात लिखी है, राइट। विनिंग एक्सीड 10,000, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 30%। याद होगा। तो इस इनकम पे जो टैक्स लगता है वो भी कितने परसेंट लगता है, 30%। यस। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194BA। यस, ये बात करता है टीडीएस ऑन ऑनलाइन गेम्स। रिसेंटली टीडीएस ऑन ऑनलाइन गेम्स ये एग्जामिनर का फेवरेट हो सकता है, क्योंकि ये जीएसटी एस्पेक्ट भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये एग्जामिनर का फेवरेट हो सकता है, तो आपने करते वक्त बहुत ध्यान रखना, राइट। तो कोई भी पर्सन जो सम पे कर रहा है, एनी पर्सन पेइंग एनी सम, क्या बोल रहे हैं वो, एनी पर्सन पेइंग एनी सम ऑन विनिंग एनी ऑनलाइन गेम ईदर टू रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, राइट, टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 30% ऑन द नेट विनिंग। जो भी नेट विनिंग होगा उसका 30% का आपको क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है। ये टीडीएस कब किया जाता है, जनरली अगर आपने साल भर में कोई पैसा विड्रॉ किया है तो टीडीएस हैज टू बी डन एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। अगर आपने साल भर में टीडीएस आप साल भर में अपने ऐप से कोई पैसा नहीं निकाला है, तो आपको ये जो टीडीएस करना होता है वो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर करना होता है। तो आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, जब भी आप कोई सम पे कर रहा है विनर को, राइट, ऑनलाइन विनिंग के केस में 30% ऑफ द नेट विनिंग के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। टीडीएस कब डिडक्ट होगा, अगर आप ऐप से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉल के टाइम पे टीडीएस किया जाएगा। मान लीजिए साल भर में पैसा उसने वापस से ऐप से निकाला ही नहीं, तो ईयर एंड के ऊपर ये टीडीएस होगा। क्लियर है मालिक, डन। अब एक और सवाल आता है, मान लीजिए अगर विनिंग काइंड में हुआ तो, क्योंकि ऑनलाइन भी विनिंग काइंड में हो सकता है, तो ठीक उसी तरीके से जैसे 194B और डबल बी में कहा गया था कि पहले विनिंग का आपको जो टीडीएस का अमाउंट है वो रिकवर करना होगा, और फिर ही विनिंग आपको क्या करनी होगी, डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। सो वेयर द विनिंग आर इन काइंड, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग शेल बिफोर रिलीज ऑफ द विनिंग एंश्योर दैट टैक्स हैज बीन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द विनिंग। अब आपने कहा था कि भैया नेट विनिंग के ऊपर क्या होना चाहिए, टीडीएस होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय नेट विनिंग? देखो, नेट विनिंग बड़ा सिंपल सा गेम है, राइट। A + D - B + C, बहुत सिंपल तरीके से निकाला जाता है। A + D - B + C। A का मतलब क्या होता है, जितना पैसा आपने विड्रॉ किया वो। D का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जितना पैसा आपने विड्रॉ किया प्लस जितना क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा है वो ले लो, बराबर है। इसमें से क्या माइनस कर लो, जितना ओपनिंग बैलेंस था वो माइनस कर लो, और जितना आपने अमाउंट डिपॉजिट किया था वो माइनस कर लो। बात समझना, राइट। ओपनिंग बैलेंस प्लस डिपॉजिट, बराबर है, माइनस विड्रॉल एंड क्लोजिंग बैलेंस। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, राइट। जितना पैसा आपने विड्रॉ किया प्लस क्लोजिंग बैलेंस जितना भी है, ये दोनों को ऐड कर दो। इसमें से क्या लेस कर दो, जितना ओपनिंग था वो हटा दो, जितना आपने डिपॉजिट किया था वो हटा दो, जो बचा होगा वो नेट विनिंग ही होगा।
सोच के देख तू थोड़ा कॉमन सेंस के साथ। वापस से बताता हूं, बहुत आसान है। जितना पैसा तूने विड्रॉ कर लिया प्लस जितना पैसा क्लोजिंग में तेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है वो बराबर है। इसमें से जितना ओपनिंग था वो हटा दे, जितना तूने डिपॉजिट किया था वो हटा दे, जो बचा होगा वो तेरा नेट विनिंग ही होगा ना दोस्त। सोच करके देख। और अगर बचा हुआ अमाउंट जीरो आ जाता है तो फिर टीडीएस किस बात का होना है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट, चेक कर एक बार वापस से। अच्छा, अब एक और चीज आती है कि अगर विड्रॉल ही फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो जितना विड्रॉ किया माइनस ओपनिंग बैलेंस माइनस डिपॉजिट। सीधे शब्दों में तेरे तू जितना पैसा विड्रॉ कर रहा है या ईयर एंड पे तेरे पास पड़ा है, इसमें से तेरे को क्या माइनस करना है? जितना तूने डिपॉजिट किया या जितना ओपनिंग बैलेंस पड़ा था वो तेरे को क्या करना है? हटा देना है। गेम ओवर। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 194D। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। किस बारे में बात करता है? बात करता है इंश्योरेंस कमीशन की। अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एजेंट को क्या देती है? इंश्योरेंस कमीशन देती है, और ये कमीशन 15,000 पर एनम के ऊपर जाता है तो टीडीएस होगा 5% के हिसाब से। लेकिन अगर रिसीवर डोमेस्टिक कंपनी है तो टीडीएस होगा 10% के हिसाब से। यस, कब टीडीएस करना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? चेक करो। चलिए, इसी से रिलेटेड एक और सेक्शन है, सेक्शन है 194G, जो है लॉटरी सेलिंग कमीशन। याद रखने का सिंपल तरीका है, जी हाँ मैं लॉटरी बेचता हूं तो सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी लॉटरी स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट को लॉटरी सेलिंग कमीशन दे रहा है, ये कमीशन साल भर का 15,000 रुपए के ऊपर जा रहा है तो टीडीएस विल बी 5% एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 194D के जैसा ही 194G है, जहां डी इंश्योरेंस सेलिंग कमीशन के लिए है, वहां जी लॉटरी सेलिंग कमीशन के लिए है। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंट नहीं है। यस सर, नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं, डिविडेंड के ऊपर। अगर कोई भी इंडियन कंपनी रेसिडेंट को डिविडेंड देती है एक्सीडिंग 5,000 रुपीज इंक्लूडिंग द डीम डिविडेंड कंपोनेंट, तो टीडीएस आएगा एट द रेट ऑफ 10%। हालांकि अगर डिविडेंड इन्हें दिया जाता है, फॉर एग्जांपल एलआईसी, जीआईसी, बिजनेस ट्रस्ट या फिर एनी अदर नोटिफाइड पर्सन को, तो फिर ऐसे केस में आपको क्या करने की जरूरत नहीं है? टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। तो इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी हु हैज मेड द अरेंजमेंट्स फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन इंडिया, डिविडेंड देते हैं किसी भी रेसिडेंट शेयर होल्डर को एक्सीडिंग ₹5,000, टीडीएस विल बी 10%। हालांकि टीडीएस करने की जरूरत नहीं इफ इट इज पेड टू एलआईसी, जीआईसी, बिजनेस ट्रस्ट, एनी पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यस और नो? राइट, चेक कर लो। चलिए, कमिंग अप टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 194K। 194K म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो उस पे टीडीएस का प्रोविजन करता है। सेक्शन कहता है अगर यूटीआई दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या म्यूचुअल फंड डिविडेंड देते हैं किसी भी रेसिडेंट शेयर होल्डर को एक्सीडिंग ₹5,000 पर एनम, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। तो 194 और 194K में डिफरेंस क्या है? 194 इंडियन कंपनीज द्वारा या फॉरेन कंपनीज द्वारा डिविडेंड दिया जा रहा है वो कवर करता है, whereas 194K म्यूचुअल फंड कंपनीज द्वारा डिविडेंड जो दिया जा रहा है वो कवर करता है। हालांकि दोनों की लिमिट 5,000 पर एनम के ऊपर की ही है एंड टीडीएस का रेट 10% ही है। चेक कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा 194LA। 194LA याद रखने का तरीका, कंपलसरी लैंड एक्विजिशन। आपको पता है जब भी कंपलसरी लैंड एक्विजिशन होता है और किसी भी रेसिडेंट को कॉम्पनसेशन मिल रहा है, ये कॉम्पनसेशन अगर 2,50,000 के ऊपर जा रहा है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। सो कोई भी व्यक्ति अगर किसी रेसिडेंट को कंपनसेशन दे रहा है, कंपनसेशन किस बात का? कंपलसरी लैंड एक्विजिशन का, कंपलसरी लैंड एंड बिल्डिंग एक्विजिशन का, एक्सीडिंग 2,50,000 रुपीज, 10% का टीडीएस आएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। हालांकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड अगर है तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं होने वाला, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं है। So no TDS will be deducted if compulsory acquisition is of a rural agricultural land. Clear है मालिक? राइट वैसे मैं आपको बता दूं अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड भी है और सेक्शन 1037 की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस में भी टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। चेक कर लो। यस सर, नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 194C। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है ये सेक्शन। सभी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर टीडीएस करने की बात करता है। यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टीडीएस करते हैं।
टीडीएस किसको करना है? पहली बात, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अगर पेयर है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अगर पेयर है, टीडीएस तभी डिडक्ट होगा जब टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस एक्सीड 1 करोड़ इन द लास्ट ईयर और ग्रॉस रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख इन द लास्ट ईयर, है ना। एंड अगर डिडक्टर एनी अदर पर्सन है तो उस केस में सिर्फ पेमेंट अगर प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर चल जाता है, टीडीएस डिडक्ट करना है। तो भैया इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कब टीडीएस डिडक्ट करेंगे? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ तब टीडीएस डिडक्ट करेंगे अगर लास्ट ईयर में बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए के ऊपर हो या प्रोफेशन से ग्रॉस रिसीट 50 लाख के ऊपर हो एंड करंट ईयर में पेमेंट प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर जा रहा है तो टीडीएस करना है। हालांकि अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अगर सिर्फ पेमेंट भी एक्सीड कर देते हैं प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर तो आपको टीडीएस करने की जरूरत थी। पेमेंट की लिमिट क्या थी जरा याद करके देखिए। तो अगर कोई भी पेयर किसको पे कर रहा है? किसी रेसिडेंट असेसी को पे कर रहा है। डिडक्टी कौन होना चाहिए? रेसिडेंट असेसी को पे कर रहा है। तो ऐसे केस में सिंगल पेमेंट मस्ट एक्सीड 30,000, एग्रीगेट पेमेंट मस्ट एक्सीड 1 लाख। या तो सिंगल पेमेंट एक्सीड करना चाहिए 30,000 से या तो एग्रीगेट पेमेंट एक्सीड करना चाहिए 1 लाख रुपीज से, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। सर कितना टीडीएस डिडक्ट होगा? जिसको पे कर रहे हो, डिडक्टी अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 1%, डिडक्टी अगर अदर है तो 2%, डिडक्टी अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 1%, डिडक्टी अगर अदर है तो कितना बेटा? 2%। चलिए वापस से रिकॉल करते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस डिडक्ट करना है। कब डिडक्ट करना है? अगर उनका बिजनेस का टर्नओवर इन द लास्ट ईयर एक्सीड रुपीज 1 करोड़ या प्रोफेशन से ग्रॉस रिसीट जो है इन केस ऑफ प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख इन द लास्ट ईयर एंड पेमेंट एक्सीड प्रिस्क्राइब लिमिट। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब लिमिट? सिंगल पेमेंट मस्ट एक्सीड 30,000, एग्रीगेट पेमेंट मस्ट एक्सीड 1 लाख रुपीज। तो टीडीएस कितना होगा? जिसको पे कर रहे हैं अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है 1%, अदर एसएससी के लिए 2% आएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। हालांकि दो बातें आपको याद रखनी है। पहला, अगर ये पेमेंट पर्सनल पर्पस के लिए किया जा रहा है यानी कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस 194C में नहीं होगा, ऐसे केस में टीडीएस 194M में होगा। दूसरा, आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं अगर आप जीटीए को पेमेंट कर रहे हैं और वो जीटीए आपको क्या प्रोवाइड कर देता है? पैन नंबर प्रोवाइड कर देता है एंड ही ओन्स लेस देन 10 गुड्स व्हीकल। सो नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट बिजनेस विच ओन लेस देन 10 गुड्स व्हीकल। यहाँ पे एक और चीज लिख दीजिए, एंड प्रोवाइड पैन। अगर वो पैन भी प्रोवाइड कर देता है और उसके पास लेस देन 10 गुड्स व्हीकल है तो उसको क्या करने की जरूरत नहीं है? टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। यस, सेल ऑफ गुड का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका टीडीएस 194Q में आएगा, ना कि 194C के अंदर में। यस, जैसा कि हम जानते हैं ये सेक्शन के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट तो कवर ही है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी कवर होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है उसके अंदर में आता है ABCD का मैन्युफैक्चरिंग। A मतलब एडवर्टीजमेंट, B मतलब ब्रॉडकास्टिंग, C मतलब केटरिंग, D मतलब कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, एंड चौथा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट आर्टिकल एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय एसएससी where material is also provided by such customer or his relative। अब अंडरस्टैंड करना 194C में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आएंगे? एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग आ जाएगा, केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा प्रोवाइडेड ये पर्सनल नेचर के लिए ना हो। चौथा, अगर आप गुड्स कैरेज कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, वो भी 194C में आएगा। मान लीजिए अगर मैं किसी को जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, राइट, वेर इन गुड्स जो बन रहे हैं वो मेरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बन रहे हैं, इसमें टीडीएस तभी डिडक्ट होगा व्हेन मटेरियल इज सप्लाइड बाय ईदर द डिडक्टर और माय रिलेटिव। मान लीजिए अगर मटेरियल सप्लाई मैंने नहीं किया या मेरे रिलेटिव ने नहीं किया तो ऐसे केस में फिर डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट, मैन्युफैक्चरिंग जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी कवर होगा, लेकिन तभी कवर होगा व्हेन मटेरियल इज सप्लाइड बाय एसएससी और हिज रिलेटिव। ठीक है, अब एक और सवाल उठता है कि सर मान के चलिए कि मान लीजिए आपने मटेरियल भी प्रोवाइड किया है तो फिर टीडीएस कौन से वैल्यू पे होगा? इन दैट पर्टिकुलर केस टीडीएस जो होगा वो इनवॉइस वैल्यू पे होगा एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल। तो टीडीएस काय पे होगा? ऑन इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल। और अगर वैल्यू ऑफ मटेरियल सेपरेटली शोन नहीं है तो ऐसे केस में होल इनवॉइस वैल्यू पे टीडीएस होगा, ऐसे केस में होल इनवॉइस वैल्यू पे टीडीएस होगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 194J। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट सेक्शन बनता है और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर पेयर है या डिडक्टर है वो तभी टीडीएस डिडक्ट करेंगे जब लास्ट ईयर में बिजनेस का टर्नओवर
1 करोड़ के ऊपर जाए या प्रोफेशन से आने वाला ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर जाए एंड करंट ईयर में पेमेंट प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर जाए। वेयर एज अगर डिडक्टर अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ है, उन्हें टीडीएस तभी डिडक्ट करना है जब वो पेमेंट प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर कर रहे हो। याद रखिए ये जो टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट की लिमिट है ये सिर्फ इंडिविजुअल यानी एचयूएफ के लिए है इफ दे आर डिडक्टर, एंड दैट टू ये जो टर्नओवर देखा जा रहा है वो लास्ट ईयर का देखा जा रहा है ताकि करंट ईयर में जो टीडीएस है ये कट करने का रिक्वायरमेंट इन सेक्शन पे आ सके। तो इंडिविजुअल या एचयूएफ को टीडीएस तभी डिडक्ट करना है बीइंग अ डिडक्टर इफ टर्नओवर, यहाँ पे टीओ का मतलब टर्नओवर इन द प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, समझ रहे हो, प्रीवियस ईयर की बात नहीं चल रही है क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो टीडीएस डिडक्ट कर रहे होंगे। प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एक्सीड 1 करोड़ एंड ग्रॉस रिसीट, अब यहाँ पे जो एंड है आप उसको और करके रीड करेंगे, यहाँ पे जो एंड है उसको आप और करके रीड करेंगे, और ग्रॉस रिसीट फ्रॉम द प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख एंड द पेमेंट इन द प्रीवियस ईयर एक्सीड प्रिस्क्राइब लिमिट। यस, वो किसी भी रेसिडेंट को देते हैं बीइंग अ डिडक्टी, कितना पेमेंट दे रहे हैं 30,000 पर एनम। अगर वो 30,000 पर एनम के ऊपर दे रहे होंगे प्रोफेशनल पेमेंट तो, हालांकि ये 30,000 की लिमिट इस सेक्शन में डायरेक्टर फीस के लिए नहीं है, हालांकि ये 30,000 की लिमिट इस सेक्शन में डायरेक्टर फीस के लिए नहीं है। नाउ इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि 194J में कौन कौन से पेमेंट कवर होते हैं। 194J के अंदर में सारे प्रोफेशनल पेमेंट कवर होते हैं, रॉयल्टी कवर होती है, उसके बाद में डायरेक्टर सिटिंग फीस कवर होती है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज कवर होती है। तो फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, डायरेक्टर सिटिंग फीस, ऐसा सब इसके अंदर में कवर होता है। लेकिन याद रखें जो 30,000 पर एनम की लिमिट है ये डायरेक्टर सिटिंग फीस के लिए नहीं है, जिसका मतलब ये होता है कि डायरेक्टर सिटिंग फीस के ऊपर टीडीएस 1 रुपीज से चालू हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट? और डायरेक्टर सिटिंग फीस के ऊपर जो टीडीएस है ये 1 रुपीज से चालू हो जाएगा। तो व्हाट अबाउट अदर्स? देखिए एक बात समझिए, आपका प्रोफेशनल फीस जो है या रॉयल्टी जो है, अदर रॉयल्टी, इसके ऊपर जो टीडीएस रेट है ये 10% है। आपकी जो प्रोफेशनल फीस है या रॉयल्टी है इसके ऊपर जो टीडीएस है ये 10% है। अगर आपकी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है या रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट टू सिनेमाटोग्राफिक फिल्म होगी तो ये 2% है। यानी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट टू फिल्म्स 2%, रेस्ट एवरीथिंग के ऊपर टीडीएस का रेट है 10%। तो मान लीजिए अगर डायरेक्टर सेटिंग फीस मिली तो लिमिट कितनी है? एनी अमाउंट 10%। बताइए अगर प्रोफेशनल फीस मिली है तो लिमिट कितनी है? इफ द पेमेंट एक्सीड 30,000 पर एनम टीडीएस विल बी 10%। सर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए लिमिट कितनी है? इफ द पेमेंट एक्सीड 30,000 पर एनम टीडीएस विल बी 2%। सर रॉयल्टी के लिए लिमिट कितनी है? इफ द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एक्सीड 30,000 टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा सर रॉयल्टी ऑन सिनेमाटोग्राफिक फिल्म के लिए लिमिट कितनी है? इफ द रॉयल्टी पेमेंट ऑन सिनेमाटोग्राफिक फिल्म एक्सीड 30,000 पर एनम टीडीएस विल बी 2%। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, वापस से एक बार सुन लो। अच्छा जी सर तो अगर कोई भी प्रिस्क्राइब पर्सन, राइट, रेसिडेंट को पेमेंट करता है एक्सीडिंग 30,000 पर एनम एक्सेप्ट डायरेक्टर सिटिंग फीस, टीडीएस विल बी 10% और 2% एज द केस मे बी। इसके बाद में सीबीडीटी का नोटिफिकेशन आया था कि इन लोगों को भी हम प्रोफेशनल में कवर करेंगे, दे आर ऑल्सो कवर्ड इन 194J। तो भैया स्पोर्ट्स पर्सन, कोच, टीम फिजिशियन, इवेंट मैनेजर, एंकर एंड स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट विल ऑल्सो बी काउंटेड as professional for the purpose of section 194J। यस, लेकिन इस सेक्शन में भी एक बात याद रखना होगा और वो ये कि अगर आपने पर्सनल पेमेंट किया होगा तो वो इस सेक्शन में कवर नहीं होता, विच मीन्स दैट कि अगर आप क्या कर रहे हैं, पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो इस सेक्शन में टीडीएस नहीं आएगा। क्लियर है? चेक करो। चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज 194H कमीशन एंड ब्रोकरेज। अब ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि इंडिविजुअल या एचयूएफ को टीडीएस तभी डिडक्ट करना है जब टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर, राइट, प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एक्सीड 1 करोड़ या फिर ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम द प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख रुपीज। और अगर आप कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रहे हैं किसी भी रेसिडेंट को तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5%। टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5%। तो मान लीजिए यहाँ पे जो डिडक्टर का डेफिनेशन है वो तो सेम है जो 194C और 194H के अंदर में भी लिखा हुआ था, राइट। ये अगर किसी भी रेसिडेंट को कमीशन दे रहे हैं एक्सीडिंग 15,000 पर एनम, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5%। टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5%।
10%। याद रखिए सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर टीडीएस नहीं होगा, लेकिन कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर टीडीएस आ सकता है। क्लियर है? चेक करो। चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज 194I। 194I किसके ऊपर डील करता है सर? रेंट के ऊपर डील करता है। सो अगर आप कोई रेंट पे कर रहे हैं, दैट इज फॉर बिजनेस पर्पस, दैट इज फॉर बिजनेस पर्पस आप कोई रेंट पे कर रहे हैं और ये रेंट साल भर का एक्सीड कर रहा है 2,40,000 रुपीज से, तो आपको टीडीएस करना पड़ेगा। क्या आपको याद आ रहा है? ये रेंट अगर आप प्लांट एंड मशीनरी के लिए पे कर रहे हैं तो 2% विल बी द टीडीएस रेट, और यही रेंट अगर आप अदर देन प्लांट एंड मशीनरी के लिए पे कर रहे हैं तो 10% का टीडीएस रेट। याद आ रहा है तुम लोग को? तो चलिए और डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल या एचयूएफ को डिडक्टर बोल करके टीडीएस तभी डिडक्ट करना है जब बिजनेस से आने वाली इनकम 1 करोड़ के ऊपर हो या प्रोफेशन से आने वाला ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर हो एंड करंट ईयर में आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर जाए। अगर डिडक्टर एनी अदर पर्सन है, जस्ट मेक श्योर कि आपका पेमेंट प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर चल जाए। जब भी ये किसी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, किसका? रेंट का, और ये रेंट अगर साल भर में 2,40,000 रुपीज के ऊपर जा रहा है तो 2% अगर रेंट प्लांट एंड मशीनरी का है, 10% अगर अदर असेट्स का है, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। यस, यानी आप देखिए यहां का पेयर का डेफिनेशन 194C JH से कॉमन है, राइट? सो अगेन आपको क्या करना है सर? इंडिविजुअल एचयूएफ बिजनेस का टर्नओवर अगर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में कितने से ऊपर है बेटा? 1 करोड़ से ऊपर है। यहां पे हम इसे और रीड कर रहे हैं, या ग्रॉस रिसीट प्रोफेशन का कितने से ऊपर है? 50 लाख रुपीज से ऊपर है, एंड पेमेंट इन द प्रीवियस ईयर एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट। अदर्स के केस में इफ पेमेंट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट, किसी भी रेसिडेंट को दे रहे हैं, यही रेंट अगर आप नॉन रेसिडेंट को दे रहे हैं, टीडीएस विल बी अंडर सेक्शन 195। एक्सीड करता हुआ कितना? 2,40,000 पर एनम पर को ओनर। अगर आप रेंट को ओनर को दे रहे हैं तो ईच को ओनर का शेयर 2,40,000 के ऊपर जाना चाहिए। क्या इस 2,40,000 में एडवांस रेंट भी कवर होता है? यस। अरियर्स ऑफ रेंट भी कवर होता है? यस। यानी आप एडवांस रेंट अरियर्स ऑफ रेंट को मिला के भी 240 से ऊपर जा रहे हैं तो आपको टीडीएस करना है। इफ the rent is related to plant and machinery, TDS rate is 2%. If the rent is related to other asset, TDS is 10%. Yes or no? चलिए कुछ क्लैरिफिकेशन भी है जो इसी से रिलेटेड है जो हमें बात करनी होगी। व्हाट अबाउट डिपॉजिट? जब भी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो इसमें डिपॉजिट भी इंक्लूड होता है। व्हाट अबाउट डिपॉजिट? अगर ये डिपॉजिट रिफंडेबल है तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ये डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल है तो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट कंपोनेंट पे भी टीडीएस होगा। नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट पे भी टीडीएस होगा। साथ साथ में अगर आप रेंट इन्हें पे कर रहे हैं या इस रीजन की वजह से पे कर रहे हैं तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। नो टीडीएस ऑन रेंट इफ पेड टू द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1, इफ इट इज पेड टू अ बिजनेस ट्रस्ट। अगर आप बिजनेस ट्रस्ट को पे कर रहे हैं टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कूलिंग चार्जेस पे कर रहा है कस्टमर टू द कोल्ड स्टोरेज, तो इसके ऊपर 194I में टीडीएस करने की जरूरत नहीं। पैसेंजर सर्विस फीस अगर आप पे कर रहे हैं एयरलाइन कंपनी टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको टीडीएस 194I में करने की जरूरत नहीं है। यस और नो? फिर व्हाट अबाउट होटल अकोमोडेशन? अब देखिए होटल अकोमोडेशन के केस में मान लीजिए अगर आप होटल का कमरा किराए पे ले रहे हैं तो टीडीएस आएगा या नहीं आएगा, डिपेंड करता है। अगर ये रेगुलर बेसिस पे होगा तो नहीं आएगा, अगर ये नॉन रेगुलर बेसिस पे होगा, अगर ये रेगुलर बेसिस पे होगा तो टीडीएस आएगा, अगर ये नॉन रेगुलर बेसिस पे होगा तो टीडीएस नहीं आएगा। साथ साथ में जापान एयरलाइंस कंपनी का एक केस है। क्या केस है मैं आपको ये भी बता देता हूं। जापान एयरलाइन कंपनी के केस के अंदर में हम लोगों ने बात किया था कि भैया लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस, जो लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस है इसके ऊपर टीडीएस 194C में आता है, ना कि 194I में। तो जापान एयरलाइन का जो केस है, इस केस के अंदर में आपको याद होगा लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस जो है ये किस टीडीएस कौन से सेक्शन में आएगा? इसके ऊपर 194C। तो यहां पे आप लिख देंगे लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस 194C और 194I को कट कर दीजिए, एक लाइन में आपका काम खत्म। चेक करिए। मूविंग अहेड, नेक्स्ट सेक्शन इज 194A। 194A किस बारे में बात करता है? इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। इफ यू आर पेइंग एन इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटी तो टीडीएस कट कैसे होगा? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं बनता, स्पेसिफिकली ये वाला। यस, अच्छा जी, सेक्शन के ऊपर टीडीएस कब करना है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ
तभी टीडीएस डिडक्ट करेंगे जब उनके टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस इन द लास्ट ईयर एक्सीड 1 करोड़ या ग्रॉस रिसीट फ्रॉम द प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख एंड इन द करंट ईयर पेमेंट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट। तो यहाँ पे बस वही है जो एंड है, हम उसको यहाँ पे और रीड करना है, राइट। वो वहां पे आई गेस टाइपोग्राफिकल एरर हुआ है इस सारे सेक्शन के अंदर में, एंड होना ये और चाहिए। एंड पेमेंट एक्सीड प्रिस्क्राइब लिमिट, अदर के केस में जस्ट पेमेंट एक्सीड कर देता है प्रिस्क्राइब लिमिट से। ये अगर किसी भी रेसिडेंट को क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है अदर देन ऑन सिक्योरिटी। अदर देन ऑन सिक्योरिटी पे कब इंटरेस्ट पे होता है, मान लीजिए लोन के ऊपर दिया, एडवांसेस के ऊपर दिया, यस, तो इसके ऊपर का इंटरेस्ट हम लोग इस सेक्शन के अंदर में कवर कर रहे हैं, राइट। अदर्स जो अदर पे कर रहे हैं, अगर ये पेमेंट 5,000 से ऊपर चल जाए, मान लीजिए अगर पेयर बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव है, उस केस में ये 40,000 के ऊपर अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं या सीनियर सिटीजन को 50,000 के ऊपर दे रही है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%, यस। तो चलिए वापस से, राइट, ये अदर्स के लिए लिमिट कितनी है, 5,000 के ऊपर अगर ये दे रहे हैं, 5,000 पर एनम के ऊपर दे रहे हैं, टीडीएस होगा। बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव अगर पेयर है, इनका इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर जाएगा तो टीडीएस होगा। यही बैंक अगर सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट दे रही है और ये इंटरेस्ट 50,000 से ऊपर जाएगा तो टीडीएस होगा। टीडीएस कितना होगा, एट द रेट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, यस और नो, विच एवर इज अर्लियर, राइट। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी भी बैंकिंग कंपनी को, किसी भी कोऑपरेटिव को, किसी भी एलआईसी को या किसी यूटीआई को, तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं किसी दूसरे बैंक को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, यूटीआई को, एलआईसी को, तो आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं। आप अगर दूसरों को दे रहे हैं, राइट, यू आर अदर देन बैंक, आप दूसरों को इंटरेस्ट दे रहे हैं एक्सीडिंग 5,000, 10% का टीडीएस आएगा। आप अगर बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कोऑपरेटिव है, आप दूसरों को इंटरेस्ट दे रहे हैं मे बी ऑन अदर देन ऑन सिक्योरिटी, मतलब सेविंग अकाउंट पे दे रहे हो, एफडी के ऊपर दे रहे हो, 40,000 के ऊपर गया, 10% इज द टीडीएस, यस। चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज 194R। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के अटेम्प्ट के लिए इसे जरूर पूछा जा सकता है। 194R का पीजीबीपी के साथ कनेक्शन है। अब पीजीबीपी में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो दूसरे बिजनेसमैन को क्या करता है, कोई बेनिफिट या गिफ्ट प्रोवाइड करता है या परक्विजिट प्रोवाइड करता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए एशियन पेंट्स ने क्या किया, विजय हार्डवेयर्स को, एशियन पेंट्स ने विजय हार्डवेयर को कहा कि अगर आप 100 लीटर पेंट बेच देते हैं तो हम आपको बैंकॉक का ट्रिप देंगे। माना मैंने बैंकॉक की खुशी आपके दिमाग में अलग है पर कॉन्सेप्ट एज ऑफ नाउ ध्यान दे दो। तो क्या बोला कि भैया एशियन पेंट ने बोला विजय तुम 100 लीटर पेंट भेजो, हम आपको क्या बेचेंगे, बैंकॉक का टूर देंगे जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 1,50,000 होगा। विजय बैंकॉक का नाम सुनकर के बड़ा खुश हो गया, विजय ने 100 लीटर पेंट बेच दिया और विजय को 1,50,000 का क्या प्रोवाइड हो गया, वर्थ ट्रैवल प्रोवाइड हो गया, कहा बैंकॉक का। नाउ अंडरस्टैंड, क्योंकि एशियन पेंट्स विजय को ये देगा, एशियन पेंट्स क्या बुक करेगा, एक्सपेंसेस बुक करेगा विच विल बी अलाउड एज डिडक्शन बिकॉज इट्स अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट ऑफ सेल्स, यस और नो, एडवर्टीजमेंट और सेल्स एक्सपेंडिचर। अब विजय हार्डवेयर को क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, परक्विजिट मिल रहा है विच इज अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। विजय हार्डवेयर के हाथ में ये इनकम टैक्सेबल इनकम होगा एज पर सेक्शन 28, यस एज पर सेक्शन 28 ये टैक्सेबल इनकम होगा। इंटरलिंकिंग देखिए, एशियन पेंट्स को एक्सपेंसेस क्लेम मिल जाएगा सेक्शन 37 में, विजय हार्डवेयर के हाथ में सेक्शन 28 में पीजीबीपी इनकम माना जाएगा, बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन, यस और नो। अब क्या हुआ, देने वाला जब भी देता टीडीएस काट के, इस ट्रांजैक्शन को कवर अप करने के लिए इस पे टीडीएस प्रोविजन भी बना दिया गया और टीडीएस प्रोविजन बनाया गया सेक्शन 194R के तहत, राइट। एशियन पेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विजय को जब भी इस तरीके का कोई बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड किया जा रहा है जिसका मार्केट वैल्यू 20,000 रुपीज पर एनम से एक्सीड कर रहा है तो 10% ऑफ का टीडीएस आएगा। कितने का टीडीएस आएगा दोस्त, 10% का टीडीएस आएगा, यस। यहां का भी डेफिनेशन पेयर का वही है जो 194C में था, H में था, I में था, J में था और R में भी था। क्या इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को टीडीएस तभी डिडक्ट करना है जब उनका बिजनेस से इनकम बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर का हो लास्ट ईयर का, या फिर ग्रॉस रिसीट फ्रॉम अ प्रोफेशन एक्सीड कर रहा हो 50 लाख रुपीस के ऊपर इन द लास्ट ईयर एंड करंट ईयर में वो पेमेंट प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर कर रहे हैं तो उनको टीडीएस करना है। अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अगर वो पेमेंट प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर भी कर देते हैं तो उनको टीडीएस करने की जरूरत पड़ेगी। इस सेक्शन में टीडीएस तभी करना है जब आप पेमेंट या बेनिफिट रेसिडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वैल्यू ऑफ दैट बेनिफिट इज एक्सीडिंग 20,000 पर एनम, यस।
राइट। तो इसे हमें क्या रीड करना है, यहाँ के जो एंड लिखा है इसे हमें और रीड करना है। किसको दे रहे हो, रेसिडेंट को दे रहे हो। एक्सीडिंग ₹20,000 पर एनम दे रहे हो, देन 10% ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट का आपको क्या करना है, टीडीएस करना है। टीडीएस कब करना है, बिफोर प्रोवाइडिंग एनी सच बेनिफिट और परक्विजिट, यस और नो। अगर ये पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड है तो आपको पहले वैल्यू का अमाउंट टीडीएस में कलेक्ट करना है एंड अकॉर्डिंगली बाद में ही आपको कोई बेनिफिट या परक्विजिट क्या करना है, प्रोवाइड करना है, यस और नो। तो यू हैव टू डू बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट और परक्विजिट, बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट और परक्विजिट। सो वापस से एक बार कर लेते हैं। इंडिविजुअल एनएचयूएफ टीडीएस तभी डिडक्ट करेंगे जब बिजनेस या प्रोफेशन का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर जा रहा होगा इन द लास्ट ईयर एंड करंट ईयर में जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है रेसिडेंट को 20,000 से ऊपर जाए। तो एशियन पेंट यहाँ पे क्या करेगा, एशियन पेंट एक्सपेंसेस भी बुक करेगा एंड एशियन पेंट साथ साथ में टीडीएस भी डिडक्ट करेगा। विजय हार्डवेयर के हाथ में ये इनकम सेक्शन 28 के तहत पीजीबीपी मानी जाएगी और जो टीडीएस कटा है उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा। ये था इंटरलिंकिंग। मुझे प्लीज जरूर बताइए कि क्या इंटरलिंकिंग आपकी हेल्प कर रहा है या नहीं, क्योंकि डीटी को पढ़ने में मजा दोस्त तभी आने वाला है जब तू इंटरलिंकिंग के साथ पढ़े। ये सेक्शन में क्या होगा, रिसीवर को क्या होगा एंड टीडीएस एस्पेक्ट क्या होगा, क्योंकि इंटरलिंकिंग से पढ़ने से ना आप कभी भी उस ट्रांजैक्शन को नहीं भूल पाते और इंस्टीट्यूट भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आप इंटरलिंकिंग के साथ बहुत अच्छे से पढ़े। यस, चेक करिए एक बार 194R, बढ़ेंगे आगे। यस सर, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन है सेक्शन 194M। सेक्शन कौन से पेमेंट्स कवर करता है, ऑल दोस पेमेंट्स बाय इंडिविजुअल एनएचयूएफ व्हिच आर नॉट कवर्ड इन 194C, H एंड J। यस, C, H और J के अंदर में मोस्टली पर्सनल पेमेंट्स कवर नहीं होते, वो ये सेक्शन कवर कर लेता है। ये सेक्शन कहता है अगर पेमेंट कर रहा है कौन, इंडिविजुअल एनएचयूएफ, एज अ इंडिविजुअल एनएचयूएफ व्हिच इज नॉट कवर्ड इन 194C, 194H और 194J, ये कभी भी किसी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं विच इज बाय नेचर कवर्ड इन 194C, H और J एंड ये पेमेंट एक्सीड कर रहा है 50 लाख रुपीज से, तो टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ 5%। टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ 5%, यस और नो। इस सेक्शन में आप टीडीएस कर सकते हैं इवन दो यू डू नॉट हैव अ टैन नंबर। तो इस सेक्शन में अगर आपके पास टैन नंबर नहीं भी है तो भी आप इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। चेक करिएगा साहब। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। 194IA, IB और IC वाले सेक्शन पढ़ लेते हैं। इन तीनों सेक्शन के अंदर में 194IA ही है जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। अब ये सेक्शन क्या बोलता है, ये सेक्शन प्रॉपर्टी बाइंग के ऊपर है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं किसी भी रेसिडेंट एसएससी से, सो अगर कोई एसएससी है किसी भी रेसिडेंट एसएससी से प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ, जिसका कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों 50 लाख रुपीज से ऊपर जा रहा है, टीडीएस विल बी 1% ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। तो देखिए सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों 50 लाख रुपीज के ऊपर होना चाहिए। टीडीएस विल बी 1% ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू व्हिचएवर इज हायर, यस और नो। अच्छा जी, एक बात याद रखिए, इस सेक्शन में भी टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपके पास टैन नंबर नहीं है तो भी चलेगा, यानी अगर आप टैन नंबर नहीं भी रखते तो भी इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर वन ऑफ अ काइंड सेक्शन लाइक 194M जहां पे आपके पास टैन नंबर होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यहां पे भले ही आप सिंगल कंसिडरेशन टू अ पर्टिकुलर ज्वाइंट ओनर इज लेस देन 50 लाख तो भी ये सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट होगा। सेक्शन का बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपका कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। तो मान लीजिए ज्वाइंट ओनर है, राइट, 30 लाख दोनों को कंसिडरेशन जाने वाला है, पर ओवरऑल कंसिडरेशन तो 50 लाख के ऊपर है, यस टीडीएस कट जाएगा। So if seller jointly owns a property and sell it for a total consideration of 50 lakh or more, then 194IA is attracted even if each co-owner's consideration is less than 50 lakh. Yes or no? इस 194IA के लिए जो टीडीएस का रिटर्न है वो फॉर्म नंबर 26 QB में जाता है और टीडीएस का जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्म नंबर 16B में जाता है, वो फॉर्म नंबर 16B में जाता है। मान लीजिए अगर आप परचेज कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट से तो क्या सेक्शन 194IA में टीडीएस कट होगा? द आंसर इज नो। अगर आप इमूवेबल परचेज करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं नॉन रेसिडेंट से तो जो टीडीएस है वो सेक्शन 195 के अंदर में कवर होगा। सो यही परचेज अगर आप नॉन रेसिडेंट से कर लेते हैं तो सेक्शन 195। आपने एक बात ऑब्जर्व करी दोस्त, जहां जहां पे भी सेक्शन लिखा है ना, दिस पेमेंट मस्ट बी मेड टू रेसिडेंट, दिस पेमेंट मस्ट बी मेड टू रेसिडेंट,
वो सभी सेक्शन में, चाहे वो सी हो, एच हो, आई हो, जे हो, ए हो, आर हो, या फिर सेक्शन 194 आई ए ही क्यों ना हो, सिमिलर पेमेंट अगर आप नॉन रेसिडेंट को कर देते हैं तो देयर इज वन कॉमन सेक्शन एंड दैट वन कॉमन सेक्शन इज सेक्शन 195। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब क्या होता था, लोग करते थे टैक्स की चोरी। आप ये जरूर सुनना चाहेंगे, बात समझना। लोग करते थे टैक्स की चोरी। टैक्स की चोरी करते हुए वो क्या करते थे, प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन 50 लाख से कम दिखा देते थे और अलग अलग नाम लिख देते थे, पार्किंग चार्जेस, वाटर चार्जेस, क्लब हाउस चार्जेस, और ओवरऑल कंसिडरेशन 50 लाख के ऊपर जाता था, क्योंकि सेक्शन में पहले लिखा था प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन 50 लाख से ऊपर होना चाहिए था। तो लोग इस तरीके से टैक्स को अवॉइड करते थे, यस, टीडीएस को अवॉइड करते थे। उन्होंने क्या किया, कंसिडरेशन की डेफिनेशन में ही अपडेट कर दिया। कहा कि अगर कंसिडरेशन इंक्लूडिंग एवरीथिंग 50 लाख के ऊपर जा रहा है तो टीडीएस आएगा। तो कंसिडरेशन शैल इंक्लूड ऑल द चार्जेस of the nature of club membership fees, car parking charges, water, electricity by whatever name called, राइट, सारे इंसिडेंटल चार्जेस कवर हो जाएंगे। सबको मिला के अगर कंसिडरेशन 50 लाख एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी 50 लाख के ऊपर जा रहा है तो इस सेक्शन में टीडीएस आएगा। यस, अच्छा जी, इस सेक्शन में एवरी पार्ट पेमेंट पे टीडीएस किया जाता है। मतलब मान लीजिए कंसिडरेशन 50 लाख के ऊपर है, पर आप पार्ट पार्ट करके भी कंसिडरेशन दे रहे हैं तो एवरी पार्ट के पॉइंट पे आपको टीडीएस करना पड़ेगा। यस और नो, राइट। इस सेक्शन में टीडीएस होगा irrespective of the fact that whether the property is held as capital asset or stock in trade. So TDS is required to be deducted irrespective of the fact that immovable property is held as capital asset or stock in trade. चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 194 IB। 194 IB रेंट के ऊपर आता है। ऐसे रेंट जो 194 आई में कवर नहीं होते, मतलब प्रैक्टिकली इसके अंदर में जो हम रेंट कवर करते हैं वो पर्सनल रेंट होते हैं, और पर्सनल रेंट्स जो होते हैं वो 194 IB में कवर होते हैं। सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल है, अगर मान लीजिए पेयर, इंडिविजुअल या HUF है, वो रेंट पे कर रहे हैं। किसको पे कर रहे हैं, किसी भी रेसिडेंट को पे कर रहे हैं, और ये रेंट 50,000 पर मंथ के ऊपर जा रहा है तो टीडीएस विल बी 5%। यस, टीडीएस विल बी 5%। ये अप टू वर्ड इज द रॉन्ग वर्ड, आप ये कट कर सकते हैं। टीडीएस विल बी 5%, 5% का टीडीएस आएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। इस सेक्शन के अंदर में टीडीएस कब डिडक्ट करना है, इस सेक्शन के अंदर में टीडीएस डिडक्ट करना है इफ ऑन द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी और द लास्ट month of financial year, whichever is earlier. In case TDS is required to be deducted under 20688, the deduction should not exceed the rent in the last month as well. चेक कर लीजिए। मूविंग अहेड, सेक्शन 192 है टीडीएस का। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर सैलरी देता है, सैलरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जाती है तो क्या किया जाता है, एम्प्लॉय की सबसे पहले टोटल इनकम कंप्यूट की जाती है कंसीडरिंग द लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर इनकम। इसका टैक्स निकाला जाता है एंड टैक्स निकालने के बाद द टीडीएस हैज टू बी डन ऑन द एवरेज रेट ऑफ टैक्स। यस, अब देखो ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके ऊपर कभी भी आपको आज तक के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ना आपको फाइनल लेवल पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ना आपको इंटर लेवल पे इस सेक्शन में कोई पूछा गया है। बस दो बातें आपको याद रखनी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब भी सैलरी दे रहा है, ये सैलरी अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जाती है, टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। और यहाँ पे जब हम सैलरी कंप्यूट करेंगे, प्रैक्टिकली हमें टोटल इनकम कंप्यूट करनी पड़ती है इन कंसीडरिंग सैलरी इनकम, एचपी लॉस एंड अदर इनकम आफ्टर रिड्यूसिंग डिडक्शंस, considering rebate if any. Yes, so employer employee may be resident may be non-resident का annual salary दे रहा है जो आफ्टर डिडक्शन एंड एग्जम्पशन एक्सीड करती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो आपका जो टीडीएस है वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स से होता है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने नॉर्मल स्लैब रेट भी लिखा और एवरेज रेट ऑफ टैक्स भी लिखा है। अब जो एक्ट में लिखा है वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है, और एक्चुअली स्लैब रेट से आप अपना टैक्स निकालते हो और वो टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम जो आता है इनटू 100, इस तरीके से आपका एवरेज रेट निकलता है जो आप हर सैलरी पर मंथ से डिडक्ट करते हो। सैलरी का यहाँ पे हम लोग बेसिक अलाउंस एंड परक्विजिट इंक्लूड करेंगे। एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। लॉस फ्रॉम एचपी जो है इसको भी क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जाता है बाय कंसीडरिंग द टैक्स लाइबिलिटी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। कब तक रुकोगे एक ही जगह पे? टीडीएस बहुत बड़ा है ना। हाँ, मैं भी मानता हूँ टीडीएस बहुत 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 ज्यादा बड़ा है, और एक एक सेक्शन को याद करना बड़ा मुश्किल है। और इसी के लिए देखो, अगर आप जब चार्ट देखोगे ना, चार्ट के स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, एक पूरा समरी डाल दिया
यस और नो, ताकि आप क्या कर सको, समरी के तहत ही पूरा का पूरा रिवीजन कर सको। क्योंकि हाँ ये सही है कि टीडीएस में बहुत सारे छोटे 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 सेक्शन है जिसके कारण तुमको इतना याद करना मुश्किल हो जाता है। बट दोस्त इतना आसान होता तो सभी कर लेते, फिर तेरी जरूरत क्या होती। इतना आसान होता तो सभी कर लेते ना, फिर तेरी जरूरत क्या होती, है ना। चल नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी आप ईपीएफ दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से बैलेंस पैसा निकालोगे, आप रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो डजंट मैटर, अगर आपने अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा निकाला तो जो ट्रस्टी ऑफ ईपीएफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 10% का टीडीएस डिडक्ट करेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा? ट्रस्टी ऑफ ईपीएफ। किसका टीडीएस डिडक्ट करेगा? कोई भी एम्प्लॉय जो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है एंड हु इज पार्टिसिपेटिंग इन आरपीएफ। अगर वो 50,000 से ऊपर का अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं 10% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट सो इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सेक्शन आता है 194 IC। देखिए जब भी रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट के तहत बिल्डर किसी भी रेसिडेंट एसएससी को पेमेंट करता है, इस पेमेंट का जो टैक्सेशन है ये हम लोगों ने ऑलरेडी कैपिटल गेन में देखा होगा। अगर आपने चार्ट रिवीजन मेरे साथ कंटिन्यूअसली देख रहे हो तो कैपिटल गेन में आपने मेरे साथ सेक्शन 45(5)A पढ़ा था, जहां बिल्डर रीडेवलपमेंट के टाइम पे जो भी मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के उनको क्या करता है? पेमेंट देता है। अब बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जब भी वो किसी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा होगा, कंसिडरेशन अदर देन बीइंग ऑन काइंड, जब भी कोई पेमेंट कर रहा होगा उसे टीडीएस करने की जरूरत है एट द रेट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम। यस और नो? सो अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंट को पेमेंट दे रहा है, कंसिडरेशन नॉट बीइंग इन काइंड अंडर एन अग्रीमेंट अंडर सेक्शन 45(5)A, मतलब रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट वाला, उसमें आपको काइंड वाले पार्ट पे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, पर जो आप कंसिडरेशन दे रहे हैं उसके ऊपर आपको 10% का टीडीएस करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 194 IB एंड IC दोनों भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं बनते। चेक कर लीजिए। मूविंग विद द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 194S। अभी जो 194S है ये एग्जाम में आ सकता है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के कंसिडरेशन का। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंदर में आपका क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज या एनी अदर स्पेसिफाइड एसेट आ गया। सो मान लीजिए अगर आप क्या कर रहे हैं, आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं फॉर परचेज ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन है दैट इज इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका बिजनेस से टर्नओवर इन द लास्ट ईयर एक्सीड्स 1 करोड़, और जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे और होना चाहिए, और ग्रॉस रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन एक्सीड ₹50 लाख इन लास्ट ईयर एंड करंट ईयर में कंसिडरेशन एक्सीड करता है प्रिस्क्राइब लिमिट से, तो आपको क्या करना है? टीडीएस करना है। कंसिडरेशन किस बात का? कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। ये पेमेंट आप किसको कर रहे हैं? किसी भी रेसिडेंट को कर रहे हैं तब। अच्छा जी, कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? देखिए इंडिविजुअल एचयूएफ जो स्पेसिफाइड पर्सन है उसके लिए लिमिट है 50,000 से ऊपर, इंडिविजुअल एचयूएफ छोड़ के अदर पर्सन के लिए जो लिमिट है वो है 10,000 से ऊपर। तो मान लीजिए विजय अगर बिटकॉइन परचेज कर रहा है जिसका कंसिडरेशन 50,000 से ऊपर जा रहा है एंड विजय का लास्ट ईयर के अंदर में बिजनेस से टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ रुपए के ऊपर है, तो विजय इस साल जो टीडीएस करेगा वो 1% करेगा ऑन सच सम। यस और नो? तो जो भी सम है उसका टीडीएस आपको करना पड़ेगा 1% का, अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ले रहे हैं तो। यस और नो? TDS has to be done whether the payment is in convertible foreign exchange or not. Yes or no? I mean convertible into money or not. Consideration अगर काइंड में भी है तो TDS करना पड़ेगा। तो चलिए वापस से एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस कब डिडक्ट करना है? जब वीडीए का जो पेमेंट है वो 50,000 से ऊपर हो, दूसरा बिजनेस से आने वाला टर्नओवर इन द लास्ट ईयर 1 करोड़ के ऊपर हो, या प्रोफेशन से आने वाला ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर हो। अदर देन इंडिविजुअल अगर सिर्फ 10,000 से ऊपर का भी पेमेंट कर देते हैं वीडीए के लिए, टीडीएस विल बी 1%। चेक कर लीजिए। Moving ahead with another section which is important, section 194N, बैंक, कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस से आप जब भी पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ये विड्रॉल अगर 1 करोड़ रुपीज से ऊपर जा रहा है तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़। मेरी लाइन को ध्यान से सुनिएगा, ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़। तो अगर मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई के पास और मैं साल भर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का विड्रॉल कर रहा हूं, और तो साहब 1 करोड़ के ऊपर जितना विड्रॉ करो, लेट से 1 करोड़ 50 लाख विड्रॉ किया, तो जो 50 लाख है उसके ऊपर 5% का टीडीएस आएगा। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चेक करे कि जो पर्सन पैसा विड्रॉ कर रहा है उसने पिछले 3 साल के रिटर्न भरे हैं क्या। अगर विजय ने पिछले 3 साल के रिटर्न नहीं भरे
तो जहां 20 लाख के ऊपर विड्रॉल हुआ 2% का टीडीएस, जहां 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉ हुआ 5% का टीडीएस। तो अब दो सिचुएशन हुई, बात समझिएगा। पहला, विजय ने पिछले 3 साल के रिटर्न भरे हैं, अगर पिछले 3 साल के रिटर्न विजय ने भरे हैं तो टीडीएस तभी लगेगा जब विड्रॉल 1 करोड़ के ऊपर होगा, एंड टीडीएस विल बी ऑन द सम एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5%। अगर विजय ने पिछले 3 सालों के रिटर्न नहीं भरे हैं, जैसे ही विड्रॉल 20 लाख रुपीज से हुआ, टीडीएस कटना चालू हो जाएगा 2% के हिसाब से। जैसे ही एग्रीगेट अमाउंट ऑफ विड्रॉल 1 करोड़ के ऊपर गया, टीडीएस कटना चालू हो जाएगा एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। सो टीडीएस कौन कट करेगा? बैंक, कोऑपरेटिव, पोस्ट ऑफिस करेगा। जो भी एसएससी विड्रॉ कर रहा है एक्सीडिंग रुपीज 1 करोड़ इन प्रीवियस ईयर फ्रॉम वन और मोर अकाउंट, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5%. If payee has not filed the ROI for the 3 assessment year relevant to the previous year, then TDS will be deducted as follows. Sum 20 lakh to 1 crore 2%, and if the withdrawal is more than 1 crore then 5% on the sum exceeding 20 lakh और 1 crore. इस सेक्शन के अंदर में जो TDS है on sum exceeding पे है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। अगर जो रिसिपिएंट है दैट इज पेई है, अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये जो लिमिट है ये 3 करोड़ रुपीज है इंस्टेड ऑफ 1 करोड़ रुपीज। ये जो लिमिट है ये 3 करोड़ है इंस्टेड ऑफ 1 करोड़। 194N में टीडीएस नहीं आएगा, 194N में टीडीएस नहीं आएगा अगर विड्रॉल ये लोग कर रहे हैं। अगर विड्रॉल बैंक कर रहा है या कोई गवर्नमेंट कंपनी कर रहा है या पोस्ट ऑफिस कर रहा है, टीडीएस नहीं आएगा। अगर कोई बैंकिंग करस्पॉन्डेंट है जो आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से बना हुआ है, इस पे टीडीएस नहीं आएगा। व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर विड्रॉ कर रहा है, नहीं आएगा। कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी और फ्रेंचाइज एजेंट ऑफ व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर अगर विड्रॉ कर रहे हैं, 194N में टीडीएस नहीं आएगा। कमीशन एजेंट, ट्रेडर, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एपीएमसी है, तो डिया। भले ही 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉ कर रहे हैं, 194N में टीडीएस नहीं आएगा। फुल फ्लेज मनी चेंजर लाइसेंस्ड बाय आरबीआई एंड इट्स फ्रेंचाइज एजेंट, तो जो फुल फ्लेज मनी चेंजर होते हैं अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं, टीडीएस नहीं आएगा। ऑथराइज डीलर एंड फ्रेंचाइज एजेंट एंड सब एजेंट फॉर परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम द फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट से करेंसी परचेज करने के लिए या रेसिडेंट पर्सन से फॉरेन करेंसी परचेज करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए भी आपने विड्रॉ किया है, तो इस सेक्शन में टीडीएस नहीं आएगा। नाउ अब सवाल उठता है कि क्या आपने ये बड़ी लिस्ट को याद रखना है या नहीं। वेल टू बी ऑनेस्ट, जब से ये सेक्शन आया है कभी इस पॉइंट के ऊपर आपको क्वेश्चन एग्जामिनर ने नहीं पूछा है कि भैया किस किस को 194N में टीडीएस नहीं लगेगा, पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं कि ये लिस्ट को आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसमें मोटी मोटी चीजें याद रखिए, बाकी सब याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे बैंक विड्रॉ कर रहा है, नहीं आएगा। व्हाइट लेबल एटीएम वाला पॉइंट एक बार याद रखिएगा। जैसे मैं आपको अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट बता दूं, एक ये मुझे ऐसा लगता है व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर ऐसा लगता है, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी एंड फुल फ्लेज मनी चेंजर, मुझे ऐसा लगता है इस पूरी लिस्ट में से 4 चीज तो कंफर्म याद कर लो। अगर एग्जामिनर को जेन्युइनली कुछ पूछना होगा वो इसमें से पूछ लेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चेक। यस, मूव ऑन करेंगे 193 के ऊपर। सेक्शन 193 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता क्योंकि पूछा नहीं जाता, इसलिए ये बात आती है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं सर? रेसिडेंट को पे कर रहे हैं, राइट। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट कवर हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। 194A के अंदर में क्या था? इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटीज, यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, राइट। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ऑन सिक्योरिटीज, कंपनी इज द पेयर, 5000 रुपीज पर एनम के ऊपर देती है। लोकल अथॉरिटी इज द पेयर, 10,000 के ऊपर देती है, तो 10% का टीडीएस इसके ऊपर आएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। हालांकि एक लॉन्ग लिस्ट है जिसमें आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। पहला, अगर आप इंटरेस्ट एलआईसी या जीआईसी को दे रहे हैं, टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी पे दे रहे हो तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। हालांकि 7.75% बॉन्ड जो है इसके ऊपर आपको टीडीएस करना है। फिर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो बॉन्ड है आप इसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। 1/4/2023 से टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट पेबल ऑन सिक्योरिटीज इवन इफ इट इज इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में भी है तो भी आपको टीडीएस करने की जरूरत है। क्लियर है? हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। सेक्शन है सेक्शन 194P। क्या आप जानते हैं ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे एक्चुअली
टीडीएस डिडक्शन से रिटर्न फाइलिंग का एग्जाम्पशन मिलता है। सेक्शन क्या कहता है, मान लीजिए अगर कोई बैंक है और बैंक के पास कोई क्लाइंट है हु इज अ सीनियर सिटीजन। अब ये बड़ा अजीब है कि पूरे इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन का मतलब तो 60 इयर्स होता है, पर ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में सीनियर सिटीजन मतलब 60 ईयर नहीं 75 ईयर है। गॉड ओनली नोज लॉ बनाते वक्त उनके मन में क्या आई और उसने इस तरीके की लॉ बनाई, बट खैर जो भी है। मान लीजिए अगर कोई एसएससी है जिसका क्लाइंट है, कोई बैंक है जिनके क्लाइंट है सीनियर सिटीजन 75 इयर्स और मोर, और इन्हें दो ही तरीके की इनकम आ रही है, एक आ रही है इंटरेस्ट, दूसरी आ रही है पेंशन। और बैंक को क्या करना है, बैंक को सीनियर सिटीजन से कुछ डिटेल्स मांगना है, उनके अदर इनकम की डिटेल मांग ले, उनके डिडक्शंस की डिटेल मांग ले, इस बेसिस पे उनका टैक्स कंप्यूट करे और जो भी टैक्स आ रहा है बैंक को टैक्स को डिडक्ट कर ले। अगर बैंक ने इस तरीके से टैक्स डिडक्ट कर लिया तो सीनियर सिटीजन को रिटर्न भरने की दरकार नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, जब से सेक्शन आया है एग्जामिनर ने बिल्कुल ठीक नहीं समझा कि इस सेक्शन को पूछना भी चाहिए, पर हाँ सेक्शन कुछ इसी प्रकार का है। वापस आ जाइए, अगर बैंक के पास कोई सीनियर सिटीजन है हु इज रेसिडेंट इन इंडिया 75 इयर्स और मोर, दो ही प्रकार की इनकम आ रही है, इंटरेस्ट और पेंशन इनकम, और वो क्या करेंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जैसे उनकी अदर इनकम, उनके डिडक्शन, जो भी इनकम आएगी इनकम के बेसिस पे वो टैक्स कंप्यूट करेंगे और टैक्स कंप्यूट करके उतना टीडीएस बैंक डिडक्ट कर लेगा। अगर बैंक ने ऐसा टीडीएस डिडक्ट कर लिया, सीनियर सिटीजन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। सेक्शन इतना ही है, चेक कीजिए। स्पेसिफाइड बैंक ऑफ अ बैंकिंग कंपनी एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई, वो अगर किसी भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन मींस इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया 75 इयर्स और मोर हैविंग इनकम इन द नेचर ऑफ पेंशन has furnished a declaration to the specified bank particulars of an income, TDS would be deducted by specified bank after giving effects to the deduction under chapter 6A rebate if any, compute his total income of senior citizen for the relevant assessment year and deduct the income tax on such total income on the basis of the rate in force। अगर ऐसा हो जाता है the senior citizen is not required to file an income tax return। मजा आया इस सेक्शन को देख करके। या क्यों 75 इयर्स लिखा हुआ है जबकि पूरे इनकम टैक्स में आप 60 इयर्स लिख रहे हैं, गॉड ओनली नोस। हाँ जी, हम लैंड कर रहे हैं अनदर सेक्शन 194Q, इसे पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है। 194Q काय पे आता है, परचेस ऑफ गुड्स के ऊपर आता है। अगर आप है बायर जिसका टर्नओवर है लास्ट ईयर के अंदर में एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीस, अगर आप बायर है और आपका टर्नओवर लास्ट ईयर में 10 करोड़ रुपीस से ऊपर है और करंट ईयर में आप किसी सेलर से परचेज कर रहे हैं गुड्स मोर देन वर्थ रुपीस 50 लाख, द टीडीएस विल बी ऑन 0.1% ऑन द सम एक्सीडिंग 50 लाख। मतलब मान लीजिए आपने 75 लाख का कोई गुड्स परचेज किया है तो 25 लाख के ऊपर 0.1% का टीडीएस आएगा। तो सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन पहली बात बायर की कंडीशन देता है। बायर क्या होना चाहिए, बायर ऐसा होना चाहिए जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर में 10 करोड़ रुपीस से ऊपर हो। ये किसी भी रेसिडेंट से गुड बाय कर रहा है, रेसिडेंट सेलर से गुड्स बाय कर रहा है। गुड्स कितने के ऊपर के बाय कर रहा है, ऑन अ सम ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख। टीडीएस का पे आएगा 0.1% ऑन द सम एक्सीडिंग 50 लाख। यहाँ पे 50 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है उसके ऊपर 0.1% का टीडीएस आएगा। यस और नो। अब कुछ बातें इसी सेक्शन से रिलेटेड वापस से याद कर लीजिए। पहला, राइट, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल वेयर टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर दिस एक्ट। अगर किसी और सेक्शन में ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो चुका है इस चीज का तो फिर इस पर्टिकुलर सेक्शन में वापस से नहीं होगा। दूसरा, अगर इसके ऊपर टीसीएस है 206C1H के तहत तो फिर 194Q नहीं होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इफ द क्वेश्चन इज 194Q वर्सेस 206C1H तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194Q, राइट। फिर अगर आप सिक्योरिटी एंड कमोडिटीज ट्रेड कर रहे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डील होती है उसके ऊपर ये सेक्शन में टीडीएस नहीं आएगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स बाय कर रहे हैं इस सेक्शन में टीडीएस नहीं आएगा। यस और नो, राइट। अब ये जो जहां पे टीडीएस नहीं आएगा, क्या इस लिस्ट को हमें याद रखना है? वेल, सी और डी वाले पॉइंट पे लेके मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है। सिक्योरिटी कमोडिटी रिलेटेड ट्रांजैक्शन पे 194Q नहीं आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट बाइंग के ऊपर 194Q नहीं आएगा। यस और नो। 50 लाख की जो लिमिट है वो 1/4/2021 से कैलकुलेट हो रही थी, उसी साल ये सेक्शन आया था। खैर अब तो 1 अप्रैल से काउंट होगी। यस और नो। अगर आप एडवांस पेमेंट करते हैं 194Q टीडीएस उस पे भी आएगा। यस और नो। 194Q अप्लाइज टू बायर बीइंग रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट बट 194Q डज नॉट अप्लाई टू एनआर whose purchase of good is not effectively connected with a PE in India। ये जो बायर होना चाहिए इसका
जो परचेसेस है इट मस्ट बी इफेक्टिवली कनेक्टेड विद पीई इन इंडिया, मतलब उसका पीई होना चाहिए, तभी आपको ये प्रोविजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो भैया वापस से एक बार समझ लीजिए, कोई भी बायर गुड्स बाय कर रहा है एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस के ऊपर का, तो टीडीएस हैज टू बी डन ऑन द 0.1% ऑन द सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। बायर कौन होना चाहिए? जिसका टर्नओवर इन द लास्ट ईयर 10 करोड़ रुपीस के ऊपर होना चाहिए। क्लियर है जी? पढ़ लो एक बार। मूविंग अहेड इन फ्यू ऑफ द लास्ट सेक्शंस, सेक्शन 194O, ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करता है, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हु इज रेसिडेंट इन्हें पे करता है, तो टीडीएस शेल बी एट द रेट ऑफ 1% इफ इट इज पेड बिफोर 1/10/2024 एंड फाइनेंस एक्ट 2024 ने इस 10% को कर दिया है 0.1%। तो ई बिजनेस को प्रमोट करने के लिए किया गया है कि जब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट कर रहा है, टीडीएस विल बी 1%, और 1/10/2024 से ये जो टीडीएस है ये हो जाएगा 0.1% एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। हालांकि यही पेमेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को किया जा रहा है और ये 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा रहा, वो इंडिविजुअल एचयूएफ पैन या आधार दे देते हैं, तो ऐसे केस में टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, ऐसे केस में टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इंडिविजुअल एचयूएफ है, 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा रहा और वो पैन और आधार दे दे रहे हैं, तो फिर आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। राइट? चेक करो। चलिए लास्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं, सेक्शन 194DA, टीडीएस ऑन एलआईपी। अगर मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट आ रहा है, वैसे तो आप जानते ही होंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, चलो इंटरलिंकिंग करते हैं क्योंकि आपको तो पता है हमारा मंत्र क्लियर है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। अब देखो एलआईपी से जो भी फाइनल अमाउंट आता है वो एग्जाम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010D, क्या तुम्हें याद है? तो एलआईपी से जो भी फाइनल अमाउंट आता है वो एग्जाम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010D। लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है जो 1010D में लिखी है, तो मान लो वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती 1010D वाली, तो ऐसे केस में वो सम टैक्सेबल हो जाता है। और अगर ये टैक्सेबल हो जाता है एंड आपको जो अमाउंट रिसीव हो रही है वो 1 लाख रुपीस से ऊपर हो रही है, टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन द अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड। यस, तो पहली कंडीशन इस टीडीएस के लिए ये है दैट द अमाउंट शुड नॉट बी एग्जाम्प्ट। पहली कंडीशन ये है दैट अमाउंट शुड नॉट बी एग्जाम्प्ट, ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? पेमेंट किसको मिलना चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया को मिलना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? ये जो पेमेंट है ये 1 लाख रुपए से ऊपर मिलना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई होता है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5%। 5% किसका? ऑफ द अमाउंट पेड माइनस द प्रीमियम रिसीव्ड। तो जो भी कंपनी ने अमाउंट पे किया होगा माइनस जितना प्रीमियम उनको ऑलरेडी रिसीव हुआ होगा, जो नेट कंपोनेंट है उस नेट कंपोनेंट के ऊपर ही टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ 5%। यस और नो? हालांकि याद रखने वाली बात ये होगी कि अगर यहाँ पे 1010D के तहत अमाउंट एग्जाम्प्ट है तो फिर कोई टीडीएस होने वाला नहीं है। राइट? चेक कर लो। बढ़ेंगे आगे टीसीएस को लेकर के। आई एम श्योर आपका टीडीएस हो चुका होगा, जितने भी बच्चे ये अटेम्प्ट दे रहे हैं जनवरी वाला। आपको मेक श्योर करना है कि बॉस आप बहुत ज्यादा मेहनत करो। ऑलमोस्ट सारा फास्ट ट्रैक आपके लिए फ्री रखा था और चार्ट रिवीजन भी मैंने आप लोग के जनवरी अटेम्प्ट के लिए दे दिया ताकि इसके अंदर में सारे अमेंडमेंट्स एंड ऑल खत्म हो जाए। आपको अपने आप से कमिटमेंट करके चलना होगा कि नहीं यार अपने को पढ़ना भी है। ये चार्ट रिवीजन के बाद जाकर के अपना फटाफट क्या कर लेना, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाए। यस, चलिए शुरुआत करेंगे टीसीएस की एक एक सेक्शंस की ओर आगे बढ़ेंगे एंड बढ़ेंगे आगे। यस, हम सबसे पहले टैन की बात करेंगे, दैट इज टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो जो भी पर्सन टीसीएस कलेक्ट करना चाहता है उसके पास टैन होना ही चाहिए। ये टैन नंबर उन्होंने सारे चलन, सर्टिफिकेट एंड रिटर्न में देना है, ऐसा 206 CA कहता है। यस, कुछ नई चीज कह रहा है क्या? नहीं, जैसे आपका टीडीएस के लिए टैन था वैसे ही टीसीएस के लिए भी आपके पास टैन होना जरूरी है। यस, यहीं से जैसे आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन आता है 206CC। अब ये जो 206CC है ये किसका कॉपी मैं आपको बता दूं, 206AA का कॉपी है। 206AA में हमें क्या कहा था कि भैया ये डिडक्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो हमें क्या प्रोवाइड करे, पैन। ठीक उसी तरीके से टैन के लिए जो सेक्शन टीसीएस के लिए जो सेक्शन है वो है 206CC। ये कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे भी हम टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं उसके पास पैन होना चाहिए, उसने हमें पैन नंबर देना चाहिए। अगर उसने हमें पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया, टीसीएस हैज टू बी कलेक्टेड एट हायर रेट। TCS has to be collected at higher rate, twice the rate in act or 5%. Yes, so collectee shall furnish his PAN to the collector. If he fail to furnish the PAN, TCS will be collected at higher rate,
twice the rate in act or 5%. With effect from 1/7/2023, the rate of TCS under this section shall not exceed 20%. तो ये जो twice the rate in act भी है, ये 20% से ऊपर नहीं जा सकता. अगर 206 CC एंड CCA बोथ एक साथ अप्लाई कर जाए तो TCS shall be collected at higher of either of the rates. Yes or no? चेक कर लो. Moving on to the next section. Next section is हमारा 206 CCA. अब 206 CA is a copy of 206 AB. 206 AB क्या कहता था कि अगर किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया है फॉर द लास्ट ईयर तो TDS डिडक्ट होगा twice the rate in act, twice the rate in force और 5% whichever is higher. 206 CCA कहता है कि अगर मान लीजिए किसी ने लास्ट ईयर का रिटर्न नहीं भरा है और ऐसे केस में जो कलेक्टर होगा वो हायर रेट पे TCS कलेक्ट करेगा, दैट इज ट्वाइस द रेट इन एक्ट और 5% whichever is higher. तो TCS के लिए अगर सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरा है, TCS will be collected at higher rate, twice the rate in act और 5% whichever is higher. Yes. अच्छा, if a person did not collect TCS, he shall be liable to pay simple interest at the rate of 1% for every month or part of the month thereof on the amount of such TCS from the date on which it was collectible to the date it is actually collected or actually paid. Yes or no? तो भैया यहाँ पे हमारे दो सेक्शन और हुए, एक हुआ 206 CCA और साथ में 206C सबसेक्शन 7. बढ़ेंगे आगे. जैसे TDS का रिटर्न प्रोसेस होता है 206 CB में, TCS का जो रिटर्न होता है ये भी प्रोसेस किया जाता है. अर्थमेटिकल एरर और इनकरेक्ट क्लेम क्या किए जाते हैं, बाजू किए जाते हैं. एक इंटीमेशन जनरेट किया जाता है इधर सम कलेक्टेबल और रिफंड का. Yes or no? An intimation shall be prepared or generated and sent to the collector specifying the sum payable or the refund due to him. The amount of refund determined if any shall be granted to the collector. जो भी अगर रिफंड कुछ आ रहा होगा तो वो रिफंड आपको तुरंत दे दिया जाता है. तो एक बात देखेंगे आप, मोस्ट ऑफ द सेक्शन जो TDS में थे वो TCS के साथ भी कॉमन ही चलते हैं. जैसे ये एक सेक्शन है कि भैया आप जो TDS का रिटर्न देंगे उसे प्रोसेस किया जाएगा, ठीक उसी तरीके से TCS का जो रिटर्न है उसे प्रोसेस किया जाता है. अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम को, एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए सम पेबल या रिफंड ड्यू निकाला जाता है और अगर रिफंड आ रहा है तो उसे इमीडिएटली ग्रांट कर दिया जाता है. गेटिंग द पॉइंट? चलिए अब बढ़ेंगे आगे, एक एक सेक्शन के ऊपर TCS देखते हैं. सबसे पहले आता है TCS का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 206C1. अल्कोहल, टिम्बर, स्क्रैप एंड मिनरल्स के ऊपर कितना TCS आएगा. वेल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर TCS आता है 1% के हिसाब से. टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर TCS जो आता है ये 2.5% के हिसाब से आता है. तेंदू लीव्स के ऊपर TCS 5% के हिसाब से आता है. स्क्रैप 1% के हिसाब से आता है और मिनरल जो आता है ये 1% के हिसाब से इसके ऊपर TCS आता है. राइट. अच्छा, मैं आप सभी को एक बात बता दूं, यहां पे अगर ये गुड्स काय के लिए लिए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेशन के लिए लिए गए हैं, अगर ये गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए या पावर जनरेशन के लिए लिए गए हैं तो ऐसे केस में फिर TCS करने की जरूरत नहीं होती. तो ये अल्कोहलिक लिकर, टिम्बर, तेंदू लीव, स्क्रैप, ये सब अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिया जा रहा है या पावर जनरेशन के लिए लिया जा रहा है तो फिर उसके ऊपर TCS आता नहीं. कमिंग अप टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 206C1C. पार्किंग, टोल एंड माइनिंग राइट्स के ऊपर जो TCS है वो कितना परसेंट है बेटा? 2%. वेल, टू बी ऑनेस्ट इसके ऊपर पहले क्वेश्चन पूछता था, अब इन दो सब सेक्शंस के ऊपर नहीं पूछता. फॉर दैट मैटर तीसरे सब सेक्शन के ऊपर भी नहीं पूछता. मोटर व्हीकल है और मोटर व्हीकल आप बाय कर रहे हैं जिसमें वैल्यू 10 लाख रुपीस के ऊपर जा रही है, चाहे आप न्यू व्हीकल ले रहे हैं चाहे आप ओल्ड व्हीकल ले रहे हैं, TCS आएगा एट द रेट ऑफ 1% के हिसाब से. जो TCS आएगा वो आएगा एट द रेट ऑफ 1% के हिसाब से अगर आप मोटर व्हीकल ले रहे हैं तो. कितने की? 10 लाख रुपीस के ऊपर की. एक बार ये चेक कर लीजिए. नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 206C1H. ये 194Q के जैसा ही है. यहां पे अगर सेलर जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर में 10 करोड़ रुपीस के ऊपर था वो गुड सेल कर रहा है 50 लाख से ज्यादा किसी भी बायर को, तो वो TCS कलेक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन द सम एक्सीडिंग 50 लाख. यस, ये बस 194Q का अपोजिट कॉपी है. जहां 194Q में बायर TDS डिडक्ट करता है, वहां 206C1H के अंदर में सेलर TCS को क्या करता है? कलेक्ट करता है. बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम. यहाँ पे सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए इन लास्ट ईयर, उनने गुड सेल करना है 50 लाख के ऊपर बायर को, तो उनको TCS कलेक्ट करना है एट द रेट ऑफ 0.1%. अब सवाल उठता है कि सर मान लो अगर बायर और सेलर दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर जा रहा है, मतलब TCS भी एप्लीकेबल TDS भी एप्लीकेबल,
तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो लॉ कहता है देखो जी अगर 194Q एंड 206C1H बढ़ जाए तो आपका जो टीडीएस है वो होगा 194Q के अंदर में, 194Q के अंदर में आपका टीडीएस होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, ये जो सेल है या बाय है ये ऑनलाइन भी हो सकता है, तो फिर ऑनलाइन है तो 194O आ जाता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला प्रोविजन। तो 194Q और 194O में अगर कभी झगड़ा हो जाए तो टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड अंडर 194O। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है मालिक? चेक करो। हाँ जी चलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका 206C1G, टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस एंड फॉरेन टूर पैकेजेस। सबसे पहले बात करते हैं ओवरसीज टूर पैकेज की। ओवरसीज टूर पैकेज में डेट्स के चक्कर में अमेंडमेंट आया है, तो आपने इसके ऊपर फोकस जरूर रखना चाहिए। अगर आपने ओवरसीज टूर पैकेज लिया है 1/4/2023 से 30/9/2023 तक के, कोई भी अमाउंट टीसीएस वुड हैव बीन एट द रेट ऑफ 5%। यही आपने अगर ओवरसीज टूर पैकेज 1/10/2023 के बाद लिया था, अप टू 7 लाख इट विल बी 5%, बियॉन्ड 7 लाख इट विल बी 20%। यस, फोकस करिए ओवरसीज टूर प्रोग्राम पे। फिर आते हैं आगे जैसे ही आप आएंगे आते हैं आप फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर। फॉरेन रेमिटेंस पे भी 1/10/2023 से चेंजेस आ रहे हैं। पहले देख लेते हैं 1 अप्रैल से 30/9 तक के क्या होने वाला है। 1 अप्रैल से 30/9/2023 तक के अगर आप फॉरेन रेमिटेंस करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन आफ्टर टेकिंग एन एजुकेशन लोन अप टू 7 लाख, नो टीसीएस, बियॉन्ड 7 लाख, देन टीसीएस विल बी 0.5%, बियॉन्ड 7 लाख टीसीएस विल बी 0.5%, यानी जो टीसीएस कलेक्ट होगा वो अमाउंट बियॉन्ड 7 लाख पे होगा। अगर आप एजुकेशन एंड मेडिकल के लिए भेज रहे हैं आउटसाइड इंडिया विदाउट टेकिंग एनी लोन अप टू 7 लाख, नो टीसीएस, बियॉन्ड 7 लाख टीसीएस विल बी 5%। अगर आप किसी और पर्पस के लिए फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं बियॉन्ड 7 लाख इट विल बी एट द रेट ऑफ 5%, बियॉन्ड 7 लाख इट विल बी एट द रेट ऑफ 5%। लेकिन 1/10/2023 से ये बदल रहा है। 1/10/2023 से फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल पर्पस के लिए आप भेज रहे हैं विदाउट लोन बियॉन्ड 7 लाख इट विल बी 5%। फॉर एजुकेशन पर्पस भेज रहे हैं आफ्टर एन एजुकेशन लोन बियॉन्ड 7 लाख इट विल बी 0.5%। मतलब ये दो तो मोस्टली क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं। लेकिन अगर आप अदर केस के लिए भेज रहे हैं, अदर केस के लिए जो लिमिट है वो 5% की जगह कितना हो जा रही है, 20% हो जा रही है। वो 5% की जगह कितनी हो जा रही है, बोलो जल्दी से, 20% हो जा रही है। यस, एक बार ये चेक कर लीजिएगा। तो सर अगर आपने टीसीएस पे नहीं किया तो क्या होता है, इंटरेस्ट लगता है 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का फ्रॉम द डेट इट वाज कलेक्टेबल टू द डेट इट इज एक्चुअली पेड। यस, यहां सर आपका टीसीएस भी खत्म होता है। टीडीएस टीसीएस का चार्ट रिवीजन आपने मांगा था, टीडीएस टीसीएस का चार्ट रिवीजन हमने हमारा खत्म कर दिया है। एंड सर आपका बाकी के टॉपिक के चार्ट रिवीजन भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो जाकर के देख लीजिएगा। आई एम श्योर अभी तक के आपने फास्ट ट्रैक एंड क्वेश्चन बैंक देख लिया होगा, जहां पे आपको और डिटेल डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो आपके लिए था, अगर इसने वैल्यू ऐड की होगी तो अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना पूरा ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। बाय बच्चों।